वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जुलाई महीने के बेस्ट 300 एमसीक्यू सीरीज का राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। हमारा एक मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने 5 साल तक ये देखा कि भारत में कौन सा राज्य है और कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज सबसे अच्छा करता है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सा राज्य सबसे अच्छा मैनेज करता है अपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे उन्होंने कराया और ये खुद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बताया है। ये राज्य है केरल। ये राज्य है केरल। केरल में बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इनफैक्ट केरल में 21 टोटल मिला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं और केरल का जो परसेंटेज स्कोर था सबसे अच्छा था पूरे इंडिया में। राज्यों की बात हो रही है, केरल का स्कोर था 76.22% जो कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छा था। तो केरल नंबर 1 था। इनफैक्ट वेरी गुड रेटिंग पाने वाला केरल भारत का एकमात्र राज्य था। इसका स्कोर था 76.22%। दूसरे नंबर पे था कर्नाटक, तीसरे नंबर पे था पंजाब और चौथे नंबर पे था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ओके। तो केरल अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को सबसे अच्छा मैनेज करता है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ का स्कोर सबसे अच्छा था 85.16%। चंडीगढ़ अपने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंडीगढ़ में ऐसा कोई नेशनल पार्क तो नहीं है लेकिन हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो चंडीगढ़ अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को सबसे अच्छा प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। राज्यों की बात तो हो गई। पूरे इंडिया का सबसे अच्छा प्रबंधित व्यवस्थित सबसे बेस्ट मैनेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कौन सा है, तो पहले नंबर पे टाई हुआ है केरल का एरविकुलम नेशनल पार्क और जम्मू कश्मीर का डचीगम नेशनल पार्क। तो डचीगम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है और केरल का एरविकुलम नेशनल पार्क दोनों का स्कोर सेम था 92.97% जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो पहले नंबर पे टाई हुआ है, पहले नंबर पे दोनों रहे एरविकुलम नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा प्रबंधित, सबसे ज्यादा व्यवस्थित, सबसे ज्यादा अच्छे से मैनेज किए जाते हैं। और उसके बाद अगले नंबर पे रहा मथिकेटन शोला नेशनल पार्क जो कि अगेन केरल में है। इसका स्कोर था लगभग 90.63%। यहां तक कहानी पूरी क्लियर है आपको। चलिए, वैसे ये जो एरविकुलम नेशनल पार्क है ना, ये भी न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि इस नेशनल पार्क ने अपने 50 साल पूरे करे हैं, इसलिए न्यूज़ में आया था। गोल्डन जुबली मनाई है और एरविकुलम नेशनल पार्क 3 चीजों के लिए मशहूर है। क्या? सबसे पहले तो एरविकुलम नेशनल पार्क के अंदर अनामुडी पीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है अनामुडी, वो एरविकुलम नेशनल पार्क के अंदर है। दूसरा, एरविकुलम नेशनल पार्क में नीला कुरिंजी फूल पाए जाते हैं। नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी जो फूल होते हैं इन्हीं के नाम पे नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम नीलगिरी है। ये फूल 12 साल में एक बार फूलते हैं। 12 साल में एक बार ये फूल जो है आपको देखने को मिलेंगे, नीले रंग के नीला कुरिंजी फूल, ये यहाँ पे मिलते हैं एरविकुलम नेशनल पार्क के अंदर। और एरविकुलम नेशनल पार्क में एक जानवर आपको मिलेगा नीलगिरी ताहर। ये हिरण जैसा दिखता है, हिरण और बकरी के जैसा दिखता है। ये हिरण और बकरी के बीच की चीज कह सकते हो नीलगिरी ताहर। यहाँ पे लगभग 800 नीलगिरी ताहर है एरविकुलम नेशनल पार्क में। और नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु में बहुत पाया जाता है, तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, लेकिन केरल के एरविकुलम नेशनल पार्क में भी काफी मिलता है। इन चीजों के लिए एरविकुलम नेशनल पार्क जो है वो काफी मशहूर है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रैंकिंग दी है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग है। 5 साल 2020 से लेकर 2025 तक इन्होंने आकलन कराया कि कौन सा राज्य अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को सबसे अच्छा मैनेज करके रखता है। तो कौन रहा पहले नंबर पे? एरविकुलम नेशनल पार्क और डचीगम नेशनल पार्क, और केरल रहा ओवरऑल नंबर 1। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस त्रिपुरा का था। त्रिपुरा का जो स्कोर था 69.94%, वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है। ठीक है। और सबसे कम नॉर्थ ईस्ट में जो स्कोर था वो असम का था 53.5%। 53.5%। यहाँ पे आपको बता दूं कि एक दो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो पंजाब में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है झज्जर बचौली। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंजाब में पहली लेपर्ड सफारी यानी तेंदुआ की जो सफारी है वो शुरू हुई है। ये आनंदपुर साहिब में पड़ती है। फिर भारत में 107वां नेशनल पार्क बना है नया, एक सिमलीपल नेशनल पार्क जो कि ओडिशा में है। इससे पहले ओडिशा में सिर्फ एक नेशनल पार्क का वितरण का, तो ये ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा नेशनल पार्क होगा। फिर झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आया था अभी। क्यों? यहाँ पे सफारी स्टार्ट हुई है पलामू टाइगर रिजर्व में भी। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है जयगिर। ये पूरा का पूरा गांव इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पड़ता था, इसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। ये पहला गांव है पूरे इंडिया का जो किसी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ट्राल। ये न्यूज़ में क्यों आई थी? ये पुलवामा जिले में आती है ट्राल, क्योंकि इसके आसपास का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आई थी। समझ आया? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन से संगठन ने अदालत के बाहर विवादों के समाधान के लिए एमनेस्टी योजना स्टार्ट करी है 2025 के लिए, जिससे नियोक्ताओं को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों की सद्भावना अर्जित करने के लिए आपसी समझौते के लिए आगे आने का अवसर मिलेगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आंसर बता देता हूं इसका। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी। देखो, हमारा जो श्रम मंत्रालय है जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इसके अधीन दो बहुत इंपॉर्टेंट संगठन काम करते हैं। एक तो ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और एक ईएसआईसी। तो ईएसआईसी ने ये एमनेस्टी योजना स्टार्ट करी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, क्योंकि ईएसआईसी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। ईपीएफओ के बारे में तो पता होता है क्योंकि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट वगैरह होता है, तो सबको पता होता है। ईएसआईसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ईएसआईसी की सालाना बैठक यानी एनुअल मीटिंग 196 मीटिंग थी इनकी, ये अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई थी। तो वहां पे ये निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया एमनेस्टी योजना जो इनकी है वो चलाई जाएगी, जिससे अदालत के बाहर, अगर मान लो आपका कोई अदालती मुकदमा चल रहा है ईएसआईसी के साथ, कई बार संगठन को भी लोग अदालत में ले जाते हैं, तो आप अदालत के बाहर सुलझा लो, वो बेटर है। तो इसके लिए टाइमलाइन है 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026, यानी पूरा 1 साल का टाइम आपको मिलेगा एमनेस्टी योजना के तहत। समझ आया? और ईएसआईसी कौन सी अधिनियम के तहत चलता है? ईएसआईसी एक्ट ऑफ 1948। ईएसआई एक्ट ऑफ 1948 के तहत जो है वो ईएसआई चलता है। समझ में आया आपको? और ईएसआईसी संगठन बना कब था? 24 फरवरी 1952 को बना था, यानी काफी पुराना संगठन है। ईआईसी एक्ट 1948 आया पहले, उसके तहत 1952 में ये बना था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ईएसआईसी ने एक योजना स्टार्ट करी है दोबारा, जिसका नाम है स्प्री। स्प्री मतलब होता है स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और ये चलेगी 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025, यानी पूरे 6 महीने का टाइम है। आप नए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर उनको रजिस्टर करा सकते हो। अब आप कहेंगे मैं क्यों रजिस्टर कराऊं, क्या फायदा है ईएसआई स्कीम का, लाभ क्या मिलेगा मेरे को, वो मैं आपको बताता हूं। तो स्प्री योजना ये है कि नए एम्प्लॉई, नियोक्ता, मतलब एम्प्लॉय होता है कर्मचारी, एम्प्लॉयर जिसको नौकरी देता है उसको बोलते हैं नियोक्ता, यानी नौकरी देने वाले को नियोक्ता कहा जाता है और नौकरी करने वाले को एम्प्लॉय या कर्मचारी कहा जाता है। तो उनका पंजीकरण कराओ। जो भी अपंजीकृत नियोक्ता हैं, जो श्रमिक हैं, छूट गए हैं, उनको भी ईएसआई के बारे में बताओ और उनका रजिस्ट्रेशन कराओ। उनको बोलो कि भाई ईएसआई से आपको काफी फायदा होगा, और होता है। और क्या फायदा होता है वो मैं आपको भी बताता हूं। इसके अलावा एक और छोटा सा बदलाव ये करा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग डैमेजेस फ्रेमवर्क। अगर कोई डैमेज होता है, डैमेज का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर मान लो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन क्या? ये बेसिकली एक ऐसी योजना है, ईएसआई जो स्कीम है, इसमें आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मेडिकल बेनिफिट मिलता है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो आपका इलाज का खर्चा मिलता है। अगर आप गर्भवती हो जाती हो महिला हो तो आपको उसका वेजेस मिलते हैं, छुट्टी मिल जाती है 26 हफ्तों की। लेकिन प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना, तो प्रीमियम कैसे दिया जाता है? तो इसमें जो नौकरी देने वाला है यानी जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 3.25%, और जो कर्मचारी है यानी जो एम्प्लॉई है कर्मचारी है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.75%, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला दें तो 4% ऑफ द सैलरी, आपकी सैलरी से 4% कटता है और वो ईएसआई में जाता है। 4% कैसे कटता है? तो आपकी सैलरी से तो 0.75% कटेगा, लेकिन एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा 3.25%, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं 4% ऑफ योर सैलरी। तो 4% जो है कंट्रीब्यूशन में जाता है ईएसआई में।
अब मान लो अगर कंट्रीब्यूशन नहीं गया, देरी हो गई उसमें आपको प्रीमियम भरने में, तो फिर उसमें फाइन लगता है, एक तरह से उसको डैमेजेस बोलते हैं। तो उसमें पहले साल का 25% पेनल्टी लगती थी, अब इसको कम कर दिया है, अब हर महीने 1% पेनल्टी लगेगी। तो ये भी एक छोटा सा बदलाव उसमें किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ईएसआई योजना का लाभ मतलब ईएसआई योजना का प्रीमियम आप भर रहे हैं, तो फिर जो है आपको फायदा क्या क्या होगा, क्या क्या फायदा आपको मिलेगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसमें मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना, सिकनेस बेनिफिट बहुत ज्यादा अच्छा है, सिकनेस बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं, ईएसआईसी के जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उसमें आपको प्रीमियम 120 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है साल में, तो आप मेडिकल बेनिफिट भी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर सिकनेस बेनिफिट मिलता है, अगर आप सिक हो गए तो आपकी जो 70% वेजेस है वो आपको मिलेंगी साल में मैक्सिमम 91 दिनों के लिए, साल में मैक्सिमम 91 डेज के लिए आपको मिलेंगी, आपको कंपनसेशन मिलेगा कैश का, 70% ऑफ आपकी वेजेस आपको मिल जाएंगी, आप 91 डेज तक छुट्टी ले सकते हैं और 70% वेजेस आपको मिल जाएंगी। इसी तरह मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, गर्भवती महिला हो तो 26 हफ्ते छुट्टी ले लो, 26 हफ्ते की पूरी सैलरी जो है वो आपको मिलती है, राइट। इसी तरह विकलांगता अगर हो जाए, मान लो आप कहीं जॉब करते हो और विकलांग हो गए अचानक, तो आपको 90% जो है वो आपकी वेज मिलती है। डिसेबिलिटी के केस में 90% जो वेज है वो पेबल है। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिलता है इसमें। अगर मान लो आपकी डेथ हो जाती है, भगवान न करे, तो अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं परिवार को, आपका क्रिमेशन करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं, राइट। तो इस तरह से ईएसआईसी आपकी हेल्प करता है, तो बहुत सारे फायदे इसमें होते हैं। फिर ईएसआईसी 2 योजनाएं चलाता है, एक का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ध्यान से सुनिए, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये योजना 1 जुलाई 2018 को आई थी, और इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपकी नौकरी चली जाए अचानक, तो 3 महीने तक आपको आपकी सैलरी का 50% मिलेगा। 3 महीने यानी 90 दिन आप नई नौकरी ढूंढ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि घर में आप खाली बैठे रहोगे, आप जो है 50% आपको मिलेगा 3 महीने के लिए। ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। एक योजना ईएसआईसी और चलाता है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये थोड़ी पुरानी है योजना, ये 2005 1 अप्रैल को आई थी। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो आप एक श्रमिक हो, मजदूर हो, निर्माण श्रमिक हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, और अगर आपकी नौकरी चली गई तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, आपकी जो दिहाड़ी मजदूरी है उसका 50% मिलेगा, वो भी 2 साल तक, आपके जीवन काल में 2 साल तक। ये जरूरी नहीं है एक साथ 2 साल तक, जीवन काल में 2 साल तक आपको दिहाड़ी मजदूरी आपकी जो है उसका 50% मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ईएसआईसी के कितने लाभ हैं, और जगह जगह देखो ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे आपको मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, उसमें 120 रुपए प्रीमियम आपसे थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया ईएसआईसी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्यापार सम्मेलन हुआ, यानी कि ट्रेड कॉन्क्लेव हुआ अभी, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हुआ। विकसित भारत का टारगेट क्या है हमारा, कब तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं 2047 तक। ये हमारा टारगेट किसका है, नीति आयोग का टारगेट है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। तो इसी के बारे में बात करने के लिए ये मुंबई में हुआ, ट्रेड सम्मेलन मुंबई में हुआ। किसने करवाया, ये करवाया एक्सिम बैंक ने, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है एक्सिम बैंक का, भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। तो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आजकल और क्या टारगेट है हमारा। अगर आप बात करें अभी जो फाइनेंशियल खत्म हुआ है, यानी वित्तीय वर्ष 2025 जो कि 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ है, तो इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट का टोटल यानी गुड्स एंड सर्विसेज सेवा और उत्पाद मिला तो $825 अरब था, $825 बिलियन हम एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर आप इसको फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करेंगे तो इसमें ग्रोथ थी 6.3% की। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, अभी तो हमने कराया $825 अरब, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हम करें $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन यानी हमारे जीडीपी का ऑलमोस्ट आधा। $2 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन होना चाहिए गुड्स और $1 ट्रिलियन होना चाहिए सर्विसेज मिनिमम, तो टोटल होना चाहिए $2 ट्रिलियन। ये हमारा टारगेट है 2030, इसको बोलते हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। $2 ट्रिलियन, अभी $825 अरब यानी लगभग हमें 2.5 गुना करना है, जितना भी कर रहे हैं उसका, इतना एक्सपोर्ट हमें करना है। तो एक्सिम बैंक ने अपने नए ऑफिस खोले हैं, एक तो लखनऊ में खोला है, एक इंदौर में खोला है, और एक ब्राजील के शहर साओ पोलो में खोला है। और एक्सिम बैंक ने अभी $300 मिलियन का लोन वियतनाम को दिया था, क्योंकि वियतनाम हमसे अपतटीय गश्तीपोत यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल खरीदना चाहता है। ये वो जहाज होते हैं निगरानी वगैरह रखने के काम आते हैं, उसके लिए $300 मिलियन का लोन एक्सिम बैंक ने दिया है वियतनाम को। एक्सिम बैंक 1982 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एक्सिम बैंक जो है वो एक ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड है, जैसे दूसरे संगठन है नेफेड वगैरह, इन सबको ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। समझ में आया। अब एक और बात, एक्सिम बैंक भारत में प्रोग्राम चलाता है, ये प्रोग्राम 2022 में स्टार्ट किया था इसने, इसको बोलते हैं ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम यानी व्यापार सहायता कार्यक्रम। अगर आप एक निर्यातक है, एक एक्सपोर्टर है, खास तौर पे एमएसएमई एक्सपोर्टर है, और आप किसी ऐसे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ जोखिम वाला देश है, कुछ जोखिम से मतलब यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करके पैसा नहीं आया, तो फिर आपको इसमें समर्थन मिलता है ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये 51 देशों में 1100 से ज्यादा निर्यात लेनदेन की सुविधा आपको प्रदान करता है, यानी 1100 प्रोडक्ट्स से ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको कवर करता है। अगर पैसा नहीं आता, कुछ जोखिम वाला देश है, तो ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम उसमें आपकी हेल्प करता है। ये प्रोग्राम 2022 में एक्सिम बैंक ने स्टार्ट किया था और ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मैंने आपको बहुत ईजी भाषा में बता दिया, वरना क्वेश्चन बहुत ही टफ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन काफी टफ है। हमारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये किसके अधीन काम करता है, ये काम करता है हमारे सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने डेटा दिया है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कृषि से हमें कितना आउटपुट मिलता है। तो हमें 2011-12 में कितना मिलता था और 2023-24 में जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसमें ये कितना बढ़ा है, तो वो आपको बताना है। यानी पूरे भारत में कृषि से जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट समझ गया ना, एक इनपुट होता है कृषि करने के लिए जो आप इनपुट देते हैं, जैसे आप कीटनाशक डालते हैं, जैसे खाद डालते हैं, वो इनपुट है, और जो आउटपुट जैसे फसल जो होती है वो आउटपुट है आपका। तो पूरे भारत में जो ग्रॉस वैल्यू है आउटपुट की, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मतलब जो कृषि संबंध क्षेत्र हैं, जैसे मछली पालन, जैसे पशुपालन, जैसे मधुमक्खी पालन, ये सब इनको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर बोलते हैं। तो 2011-12 में जो इसकी वैल्यू थी वो थी 19 लाख करोड़, 1908,000 करोड़, मतलब 19 लाख करोड़। और अभी बढ़ती कितनी हो गई 2023-24 में, ये बढ़ती हो गई है हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट की वैल्यू 2,949,000 करोड़, यानी 29.5 लाख करोड़। तो ये कितना इंक्रीज है, 225% का इंक्रीज है। अगर आप मैथ कैलकुलेशन करेंगे 225% की ग्रोथ है 12 सालों में, 2011-12 से लेकर 2023-24। और ये डेटा किसने दिया है, एनएसओ ने दिया है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। अगर आप बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए ग्रोथ एग्रीकल्चर की, तो उसकी वैल्यू है 48.78 लाख करोड़, 48.78 लाख करोड़। और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उनकी जीवीए जो ऐड हुई है ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो है 225 लाख करोड़, 225 लाख करोड़। समझ आया। अब एग्रीकल्चर में जो आउटपुट है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका, यानी जीपीओ ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। तो यहाँ पे लेटेस्ट डेटा जो अवेलेबल है सबसे ऊपर वाला, तो सबसे क्रॉप्स का है, फसलों का है, कितना 54%। दूसरे नंबर पे है पशुपालन का, लाइवस्टॉक पशुधन यानी 31.2%। फिर है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, तो वन संपदा 7.7%। और चौथे नंबर पे है मछली पालन और जलीय कृषि यानी फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, जिसका हिस्सा है 7%। यानी आज भी फसलों का हिस्सा सबसे ज्यादा है, पशुपालन दूसरे नंबर पे आता है, कृषि और संबंध क्षेत्र में 54% हिस्सा आउटपुट में है क्रॉप्स का। अच्छा, क्रॉप्स में भी कौन सी क्रॉप्स तो बहुत तरह की होती हैं, तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, यहाँ देखिए। अगर आप इनमें, ये लाल रंग वाला है लेटेस्ट डेटा फाइनेंशियल 24 का, तो लाल वाले में आप देखेंगे ये दो पीक सबसे ऊंची है, और इनमें भी सबसे ऊंची है सीरियल्स। सीरियल्स मतलब जो खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मकई, मोटा अनाज यानी मिलेट्स, ये सब ये सीरियल्स बोलते हैं। इसका हिस्सा आप देखेंगे कितना है, ये लगभग 27% के आसपास है। और दूसरे नंबर पे फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसका हिस्सा 26%। यानी जो क्रॉप्स हैं 54%, अब मैं इनको 100 मान रहा हूं, तो क्रॉप्स में भी सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, क्रॉप्स में भी सबसे ज्यादा हिस्सा है सीरियल्स का, और दूसरे नंबर पे है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। उसके बाद ये पुराना डेटा 2011 और कंपैरिजन किया तो लेटेस्ट डेटा है 2023-24। अब मैं बात करता हूं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो वो है बनाना। बनाना मैंगो से आगे निकल गया, पिछली बार मैंगो आगे था 29% और बनाना दूसरे नंबर पे था 21, लेकिन इस बार केला 26% और मैंगो 25%। तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो है फ्रूट्स की, उसमें बनाना का शेयर मैंगो से ज्यादा हो गया है। उसके बाद जो मैंने पशुधन की बात करी, तो पशुधन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है आउटपुट में, दूध का है। पहले भी दूध था 67, अभी दूध है 66, लगभग उतना ही 2/3। तो जो मिल्क है उसका। दूसरे नंबर पे मांस, तो मांस खाते हैं लोग, मीट का हिस्सा है 24%। पहले नंबर पे दूध, दूसरे नंबर पे मांस। इसके अलावा चलो एक दो चीज और बता देता हूं आपको।
वेजिटेबल में पूछे सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो आंसर है पोटैटो यानी आलू। आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जो सीरियल्स हैं जैसे गेहूं, चावल, ये सब जो चीजें हैं, इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा है चावल यानी पैडी, धान, कितना 52.6%, और दूसरे नंबर पे गेहूं यानी वीट, इसका कितना है? इसका है लगभग 33%। और तीसरे नंबर पे आती है मकई यानी मेज, इसका था 9.3%। यानी चावल और गेहूं मिला दो तो इसका हिस्सा 85% हमारे सीरियल्स आउटपुट में। और सीरियल्स के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है जो सबसे ज्यादा आउटपुट में हमारे कंट्रीब्यूट करता है? वो है यूपी। यूपी का शेयर था 17.3% के आसपास। 17.3% के आसपास। देखिए वैसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, कोई एंड नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है मैं यहीं तक अपने आपको सीमित करूंगा क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं। जेसीबी पुरस्कार मिलता था, किस फील्ड में मिलता था, इसको बंद कर दिया गया अवार्ड को। इसमें 25 लाख रुपए का अवार्ड मिलता था फिक्शन किताब के लिए। फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक किताब। दो तरह की किताब होती है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मतलब जो रियल घटनाओं पर आधारित होती है वो नॉन फिक्शन किताब होती है, और जो फिक्शन किताब है मतलब मेरे मन की उपज यानी कि मेरी अपनी सोच है, काल्पनिक किताब को फिक्शन बोलते हैं। तो साहित्य के लिए मिलता था जेसीबी प्राइज, ये जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा मिलता था जो नई दिल्ली में बेस्ड है, और 25 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिलता था। इस अवार्ड ये अवार्ड स्टार्ट हुआ 2018 में, 2024 तक दिया गया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये बंद कर दिया गया। और भारत में कोई भी ऐसा लिटरेचर का अवार्ड नहीं, इतनी बड़ी धनराशि मिलती है 25 लाख रुपए। और अगर ट्रांसलेटेड किताब थी तो जो ट्रांसलेट करी उसको 10 लाख रुपए मिलते थे इसमें, और जो किताब नॉमिनेट होती थी उसे भी 1 लाख रुपए मिलते थे इसमें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इस अवार्ड को खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एक और बात, जावेद अख्तर साहब जो बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, कवि भी हैं, विचारक भी हैं, जावेद अख्तर साहब को रशिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला है जिसको बोलते हैं दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड। ये दोस्तों से याद रख लो, दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड, ये रशिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, ये जावेद अख्तर साहब को मिला है। भारत और यूएई के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो लागू हो गया था 1 मई 2022 से दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए। तो उसको लागू करने के लिए परिषद बनी थी जिसका नाम था इंडिया यूएई, यूएई इंडिया सेपा काउंसिल, आप इसे यूआईसीसी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए सेपा को अब ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? तो ये उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 3 भारतीय संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है। एक उसमें से जामिया हमदर्द। देखो जामिया हमदर्द फार्मेसी के लिए भारत का बेस्ट कॉलेज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है एनआईआरएफ रैंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। तो इन्होंने 3 एग्रीमेंट करे हैं, एक तो मेघालय सरकार का प्रोजेक्ट प्राइम उसके साथ, एक ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में, उसमें आइडिएट लैब उसके साथ, और एक जामिया हमदर्द के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, और ये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे इन तीनों के साथ मिलकर। कौन कौन मिलेगा इनके साथ काम करेगा? यूआईसीसी, यूएई इंडिया सेपा काउंसिल। और देखो यूएई को मत समझो, क्यों? क्योंकि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करता है अमेरिका के साथ। ये मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल 2025 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे यूएई। तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी अमेरिका में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, खरीदते कम है, लेकिन चाइना और यूएई से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम इन कंट्री से खरीदते ज्यादा, बेचते कम है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का कार्ड बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी अभियान स्टार्ट करा है? आदि कर्मयोगी ऐप बनाई है, बीटा संस्करण। बीटा संस्करण होता है जब आप एक प्रॉपर ऐप लॉन्च कर देते हो। ध्यान से सुनिए, जब आप एक प्रॉपर ऐप लॉन्च कर देते हो उससे पहले आप एक बीटा वर्जन लॉन्च करते हो, ये देखने के लिए ऐप में कोई कमी वगैरह तो नहीं है, वो लॉन्च करिए। किसने करिए? ये हमारा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। हम करना क्या चाहते हैं? आदि कर्मयोगी क्या है ये ऐप, ये मैं आपको बताता हूं। देखो आपने मिशन कर्मयोगी सुना होगा, जिसको चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सनल के अधीन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन। मिशन कर्मयोगी में हम अपने आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बढ़िया, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग देते हैं? आईजीओटी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का नाम है आईजीओटी। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें जनजातीय आदिवासी जनसंख्या बहुल है, काफी ज्यादा है, उनमें जाके भी अफसर काम करें, यानी अत्यधिक प्रेरित हो ऐसे अधिकारी, ऐसे परिवर्तन निर्माता, इनका कार्ड तैयार करें, जमीनी स्तर पर जो जाके काम करें आदिवासी गांव में। उसके लिए आदि कर्मयोगी ट्रेनिंग होगी उनकी भी। अब ट्रेनिंग कैसे होगी? इस ऐप के ऊपर होगी। आदि कर्मयोगी ऐप बना दी। तो क्या हमारा टारगेट क्या है इस मंत्रालय का? जनजातीय कार्य मंत्रालय का टारगेट ये है 1 लाख आदिवासी गांव का विकास करना। इसके लिए कम से कम जो है, कम से कम हमें 20 लाख लोग चाहिए जो हितधारक हो, जो उनके हितों में काम करें, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे कोई भी हो। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कौन देगा? राज्य स्तर पे 180 मास्टर प्रशिक्षक होंगे, जिला स्तर पे 3000 ट्रेनर होंगे, और ब्लॉक लेवल पे 15000 ट्रेनर होंगे। स्टेट लेवल पे 180 लोग ट्रेनिंग देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3000, और स्टेट लेवल पे 180, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3000, और ब्लॉक लेवल पे 15000 लोग जो है वो ट्रेनिंग देंगे। कितने लोगों को? 20 लाख लोगों को। और ये फिर 20 लाख लोग 1 लाख आदिवासी गांव में जाएंगे और उनका विकास करेंगे। ये है आदि कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है उसका एम। और वो इन सब चीजों में काम करेंगे, यानी गतिशीलता, ऊर्जा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वही सब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और देखो आदिवासी इलाकों में काम करना आसान नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अभियान चलाए थे। वो अभियान कौन से थे दोनों? तो एक तो था धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा किसे बोलते थे? भगवान बिरसा मुंडा को बोलते थे धरती आबा। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये शुरू करता प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2024 में जनजातीय विकास के लिए हजारीबाग से शुरू करा था इसे। और एक प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में शुरू करा था पीएम जनमन, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये स्टार्ट करा था कब? ये स्टार्ट करा था 2023 में, 2023 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन। तो ये दोनों हमारे इंडियन मंत्रालय यही है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईबी, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ये बैंक बना था 2016 में। इसमें चाइना का हिस्सा सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे इंडिया का हिस्सा सबसे ज्यादा है। एआईबी, तो एआईबी का प्रेसिडेंट कौन बना है? ये बनी है जू जियाई। ये चाइना की पॉलिटिशियन है और चाइना की उप वित्त मंत्री रह चुकी हैं। इनसे पहले लंबे समय तक थे जिन लिकन। इनका जब से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 2016 में बना था, मैं 2015 से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो तब मैंने ये बैंक जब बना था वो भी पढ़ाया था, करंट अफेयर में यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ाया करता था। और अब से लेकर अब तक जिन लिकन ही है 10 साल से, अब चेंज हुए, अब बनी है जू जियाई। ये भी चाइना की है, ऑब्वियसली चाइना का हिस्सा सबसे ज्यादा है, तो चाइना डोमिनेटेड बैंक है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में लोकेटेड है। और भारत के पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे इसी बैंक में जो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस है उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक डॉपल नाम का ऐप बनाया? डॉपल ये क्या करेगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके ऊपर कपड़े ट्राई करेगा। देखो आप नॉर्मल किसी कपड़े खरीदने जाते हैं तो ट्राई रूम होता है जहां पे आप कपड़े ट्राई करते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फोटो खींचेगा और उस पे कपड़े वो डाल देगा, तो आपका डिजिटल अवतार क्रिएट करके तो आपको ट्राई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गूगल ने बनाया, तो आंसर है गूगल। और गूगल ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी बनाई जिसका नाम रखा है एआई मित्रोष्टा। ये मित्रोष्टा डॉल्स गुड़ियाएं होती हैं रशिया में। धवन किताब से लिखी अपनी आत्मकथा, धवन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर, ये लिखी है लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर शिखर धवन ने। भारत में 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल होंगे। इनमें कौन पार्ट लेता है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम। इनमें हमारे पुलिस अफसर भाग लेते हैं, कांस्टेबल वगैरह, फायर फाइटर होते हैं, जो अग्निशमन कार्यालय में जो काम करते हैं वो सब पार्ट लेते हैं इसमें, राइट। तो वैसे तो गेम्स काफी पुराने हैं, काफी पहले से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं गेम्स? ये गेम पहली बार जब ऑर्गेनाइज किए गए थे वर्ल्ड पुलिस एंड मिलिट्री गेम, इनका जो कांसेप्ट आया था वो 1985 में आया था, ठीक है। और ये हर 2 साल बाद होते हैं, लेकिन भारत ने इनमें पार्टिसिपेट कब किया था? पहली बार 2007। तो 2007 से हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2029 में कहां पे होंगे? अब 2029 से पहले इसी साल होंगे 2025, फिर 2027। इससे पिछले हुए थे 2023 में। तो 2023 में जब हुए थे तो वो विनीपेग में हुए थे। विनीपेग एक शहर है जो कनाडा में है। 2023 में, फिर 2 साल बाद होते हैं 2025। अब 2025 में कहां पे होंगे? 2025 में ये उस शहर में होंगे जहां पे वो फेडरेशन जो इनको करवाता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर वहां पे वो है बर्मिंघम। अब ये बर्मिंघम ब्रिटेन वाला बर्मिंघम नहीं है जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये वो बर्मिंघम नहीं है। ये वो बर्मिंघम है जो अमेरिका वाला बर्मिंघम है। अमेरिका में भी बर्मिंघम नाम का एक शहर है जो अमेरिका के अलाबामा राज्य में आता है। तो बर्मिंघम अमेरिका में हेडक्वार्टर है
इस फेडरेशन का, कौन सी फेडरेशन का? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फेडरेशन, जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को करवाता है, उनके हेडक्वार्टर वाला जो शहर है बर्मिंघम अमेरिका वाला, वहां पे होंगे 2025 वाले गेम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2025 में होंगे, ये कौन सी बार हो रहे हैं? ये 21वीं बार होंगे। 20 बार हो चुके हैं, 20वां हुआ था 2023 में विनिपेग में, 21 में होंगे 2025 में बर्मिंघम अमेरिका में, और 2027 में कहां पे होंगे? 22वीं बार होंगे 2027 में पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ। पर्थ की पिच आपको याद होगी, क्रिकेट की बहुत उछाल वाली पिच होती है पर्थ की, ये वही शहर है पर्थ। और फिर 23वीं बार कहां पे होंगे? तो 23वीं बार होंगे गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। गुजरात में कहां? तो गुजरात में 3 शहरों में होंगे, अहमदाबाद, गांधीनगर और केवड़िया यानी एकता नगर। तो अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होंगे। ये 23वां संस्करण होगा जो भारत में होगा 2029 में। एब्सोल्युटली क्लियर, ये क्वेश्चन एकदम साफ हो गया। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये वो मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी चलाता है। ये वही मंत्रालय है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हम 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। खैर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एक कार्यक्रम चलाता है जिसको बोलते हैं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। जैव ऊर्जा क्या होता है? जैसे बायोगैस है, बायो सीएनजी है, ये सब जो चीजें होती हैं इन्हें हम बायो एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है, इसमें एक बायोमास प्रोग्राम चलता है, बायोमास प्रोग्राम। तो इसके कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आपको अगर केंद्रीय वित्तीय सहायता चाहिए, यानी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, पूरी चाहिए, और तो आपको वो प्रोजेक्ट कितनी एफिशिएंसी पे चलाना पड़ेगा, कुशलतापूर्वक चलाना पड़ेगा। तो आपको वो 80% से ज्यादा एफिशिएंसी पे वो प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा। 80% से ज्यादा मतलब क्या है? समझाने के लिए बता रहा हूं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट है और उसकी क्षमता है कि हम उससे 10 मेगावाट एनर्जी बना सकते हैं, बायो एनर्जी बना सकते हैं, तो हमें कम से कम 8 मेगावाट तो बनानी पड़ेगी, यानी 80% से ज्यादा हमें बनानी पड़ेगी, तभी फिर हम पूरी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी सरकार से ले सकते हैं। और अगर हम 50% से कम पे चलाएंगे तो हमें सरकार कोई भी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता नहीं देगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी टेढ़ा है, काफी लंबा है, इसको लेकर मैं बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, भारत की सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये क्या चलाता है? ये नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम चलाता है। अब नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 2 नवंबर 2022, और इसे पिछले साल से लागू कर दिया था। पिछले साल से मतलब है कि इसे 2021-22 से लागू कर दिया था, और ये इस वित्तीय वर्ष तक चलेगा जो भी चल रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 तक चलेगा। पहले से लागू कर दिया था मतलब देखो 2021-22 का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई है 2 नवंबर 2022, लेकिन कई बार सरकार योजना शुरू कर देती है बाद में और फिर कहती है हम 1 साल पहले से लागू करेंगे। यानी अगर किसी ने 2021-22 में भी कोई बायो एनर्जी प्रोग्राम, बायो एनर्जी प्लांट लगाया है तो उसको भी सब्सिडी दी जाएगी। इसका ये मतलब होता है। तो वैसे तो 2 नवंबर 2022 को शुरू किया था, लेकिन इसे पीछे से यानी 2021-22 से शुरू किया गया था। और ये जो प्रोग्राम है इसका पहला चरण चल रहा है जो 2025-26 में खत्म होगा। उसके बाद सरकार के ऊपर है कि वो अगला चरण उसे लगाएगी नहीं लगाएगी इत्यादि इत्यादि। और जैसा मैंने बताया, बायो एनर्जी का मतलब होता है जैसे गाय का गोबर है, या आपकी किचन का वेस्ट है, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, अर्बन बायो वेस्ट है, उससे जब हम एनर्जी बनाते हैं वो। अब सवाल ये है कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, इसके 3 घटक हैं, यानी 3 चीजें हम इसमें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहला, हम इसमें बड़े बड़े यानी लार्ज बायो गैस और बायो सीएनजी प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, यानी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा रहे हैं, वेस्ट से, कचरे से ऊर्जा बना रहे हैं, अपशिष्ट से ऊर्जा। तो पहला घटक इसका ये है कि जिसमें हम बड़े बड़े बायोगैस, बायो सीएनजी या दूसरे तरह के जो पावर प्लांट होते हैं वो लगा रहे हैं। दूसरा, इसमें प्रोजेक्ट है बायोमास। बायोमास, और बायोमास क्या है? बायोमास में या तो हम कचरे से बनाते हैं ब्रिकेट्स, यानी छोटी छोटी कचरे की ईंटें बनती हैं और उन्हें जलाया जा सकता है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जला के हम एनर्जी बनाते हैं, लेकिन कोयले की जगह उसमें ये ब्रिकेट्स या छोटे छोटे जो पैलेट्स होते हैं वो हम बनाते हैं, इसको बायोमास कहा जाता है। और तीसरा, बायोगैस हम बनाएं लेकिन छोटे और मीडियम, इसमें तो लार्ज है, देखिए इसमें लार्ज है, लेकिन हम स्मॉल या मीडियम साइज के बायोगैस प्लांट लगाएं। यहाँ पे स्मॉल और मीडियम का मतलब क्या है? पहले था ये 25 मीटर क्यूब से लेके और 2500 मीटर क्यूब के बीच में, 25 मीटर क्यूब से लेके 2500 मीटर क्यूब की अगर कैपेसिटी के बीच में है तो। लेकिन अब ये कम करके 1 मीटर क्यूब कर दिया है 25, यानी 1 मीटर क्यूब से लेके इतना छोटा भी हो सकता है वो, और 2500 मीटर क्यूब के बीच की कैपेसिटी का है तो वो हम लगा सकते हैं। अगर 2500 मीटर क्यूब से ज्यादा है तो फिर वो ये लार्ज वाले कंपोनेंट में आ जाएगा। तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम में हम 3 चीजें करते हैं जैसा मैंने बताया। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी। जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है इसमें सबसे पहला है अपशिष्ट से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी, जिसमें हम बड़े, इस शब्द पे ध्यान देना, बड़े बायो सीएनजी, बायोगैस और पावर प्लांट जो दूसरे तरह के वो लगाते हैं। वही समय सीमा वही है 2021-22 से 2025-26, और हमें कई तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं। फिर है बायोमास वाला। बायोमास वाले में हम जो ब्रिकेट या पैलेट है वो बनाते हैं। तो उसमें सरकार अगर आप ब्रिकेट या पैलेट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आपको कितना सरकार सहायता देगी? उसमें हर मेट्रिक टन पर घंटा यानी मेट्रिक टन पर आवर अगर आपकी विनिर्माण क्षमता है तो हर मेट्रिक टन प्रति घंटा पे आपको 9 लाख रुपए और टोटल आपको 45 लाख रुपए मैक्सिमम एक प्लांट पे सरकार सब्सिडी आपको देगी। अगर आप बायोमास गैर खोई, खोई क्या होता है? बगासी बोलते हैं इसे। बेसिकली गन्ना है, जैसे गन्ने में से जूस निकाल लो, जो बच गया वो बगासी है। ऐसे ही ज्वार है, ज्वार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सोरघम, मिलेट, मोटा अनाज होता है ज्वार। ज्वार में से जूस निकाल लो, जो बच गया वो बगासी है। तो एक तो बगासी से भी बायोमास बनता है, लेकिन जो नॉन बगासी यानी गैर खोई से जो बन रहा है बायोमास, तो उस पर सरकार आपको 40 लाख रुपए की सब्सिडी देगी हर मेगावाट ऊर्जा पे, मैक्सिमम 5 करोड़। तो इस तरह से सरकार आपको प्रोत्साहन देगी कई तरह की कि आप ये लगाओ, क्या लगाओ? आप बायोमास बनाने के प्लांट लगाओ गैर खोई से, तो आपको मैं 40 लाख रुपए प्रति मेगावाट मैक्सिमम 5 करोड़ तक की सहायता दूंगी। इसी तरह ब्रिकेट या पैलेट जिनका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में, ऊर्जा ताप संयंत्र जो होते हैं, कोयला संयंत्र, उनमें यूज होगा, तो उसमें हर मेट्रिक टन प्रति घंटा निर्माण क्षमता के लिए 9 लाख रुपए और मैक्सिमम 45 लाख रुपए प्रति संयंत्र की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इसी तरह से फिर मैंने बताया बायोगैस वाला, छोटे बायोगैस प्लांट लगाओ या बायो सीएनजी लगाओ, उसमें 1 से 2500 मीटर क्यूब, 1 से लेके 2500 मीटर क्यूब तक, पहले ये 25 से 2500 था, अभी कम करके 1 कर दिया है, तो ये आप लगाएंगे तो इसमें फिर सरकार आपको कई तरह की वित्तीय सहायता देगी। एक चीज में ध्यान रखना है, आपको जो भी प्लांट लगा रहे हो 80% से ज्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है, तभी आपको पूरी जो भी उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस वो देगी सरकार, और मिनिमम 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर 50% कैपेसिटी से कम पे ऑपरेट कर रहे हो तो फिर सरकार आपको कुछ भी नहीं देगी, और 80% से ज्यादा पे कर रहे हो तो पूरी की पूरी सब्सिडी आपको देगी जितनी भी एलिजिबल है। एक तो ये, और ये इंस्पेक्शन की जाएगी बकायदा कि कितनी एफिशिएंसी पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। फिर ये जो कई तरह की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसको कौन रिलीज करेगा? इरेडा। इरेडा एक कंपनी है, आप जानते हैं इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इरेडा कंपनी जो है वो इसको जो पैसा है इसको रिलीज करेगी, इस योजना को लागू करेगी, इस योजना को लागू करेगी। तो बस यही सारी चीजें हैं। और इंस्पेक्शन वगैरह कौन करेगा? इंस्पेक्शन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, ये इसी मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी यानी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, ये आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा। तो 80% से ज्यादा पे करोगे तो आपको फुल सब्सिडी देगी, और 50% से कम पे करोगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। इसके अलावा अगर आप मान लो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाते हो तो कितनी कितनी सब्सिडी मिलेगी वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं वैसे आपको बता देता हूं। अगर आप मान लो बायो सीएनजी बना रहे हो, नए बायोगैस प्लांट लगा रहे हो, नया बायोगैस प्लांट लगा रहे हो, तो आपको 4 करोड़ रुपए हर 4800 किलोग्राम पर डे के ऊपर मिलेगा। और अगर एक्जिस्टिंग बायोगैस प्लांट से बायो सीएनजी बना रहे हो तो 3 करोड़ रुपए हर 4800 किलोग्राम पर डे तक आपको मिलेगा, मैक्सिमम 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। अगर आप बायोगैस से बिजली बनाओगे तो नया बायोगैस प्लांट लगाओगे तो आपको 0.75 करोड़ हर मेगावाट ऊर्जा पे, और अगर एक्जिस्टिंग बायोगैस प्लांट है तो 0.5 करोड़ हर मेगावाट पे, मैक्सिमम 5 करोड़। क्या इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर प्लांट लगाना है तो आप इस चीजें पढ़िए कितनी हमको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, बाकी इससे ज्यादा डिटेल आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हाल ही में भारत का कौन सा मंत्रालय या संगठन है जो इंडिया एनर्जी स्टैक बनाना चाहता है? इंडिया एनर्जी स्टैक एक तरह का एनर्जी या ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटल हो और बहुत बड़ी जनसंख्या को फायदा पहुंचा रही हो, उसे हम बोलते हैं डीपीआई। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे डिजिलॉकर ये एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बहुत बड़े लेवल पे जो है ये आपको फायदा पहुंचाते हैं, पब्लिक को ये फायदा पहुंचाते हैं। समझ आया? ऐसे ही क्यों ना ऊर्जा क्षेत्र में भी हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, इंडिया एनर्जी स्टैक इसको नाम दिया गया। तो इसके लिए टास्क फोर्स बनी है, कमेटी बनी है, जिसका काम होगा इसको लेके आए। किसने बनाई है? विद्युत मंत्रालय, यानी हमारा विद्युत मंत्रालय कह सकते हो, ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर आप इसे बोल सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया एनर्जी स्टैक को बनाएगी जो कि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये जो इंडिया एनर्जी स्टैक है यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होगी? ये जो कंज्यूमर है, हमारी परिसंपत्ति यानी एसेट्स है, और जो यानी सहमति आधारित डेटा का साझा सिस्टम इंटीग्रेशन करेगा, कंज्यूमर एम्पावरमेंट करेगा, मार्केट एक्सेस देगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, ये सब काम करेगा। बाकी इसमें जब और डिटेल आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या क्या होगा। बेसिकली हम अपने पावर सेक्टर को डिजिटाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पावर सेक्टर के जो भी स्टेक होल्डर है सबकी डिजिटल क्षमता बढ़े। यहाँ पे छोटी सी चीज बताऊंगा, एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये हमारे ऊर्जा मंत्रालय के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये दिल्ली स्थित जो इंस्टीट्यूट है टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसके साथ मिलकर स्थापित कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी ट्रांजिशन हैदराबाद में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है? ऊर्जा में तब्दीली, यानी परंपरागत जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज थे आप उनसे नई ऊर्जा की तरफ जाओ, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनर्जी ट्रांजिशन का सेटअप कर रहा है बीई और टीईआरआई हैदराबाद में। हमारी जो नौसेना है उनको पांचवा 25 टन वजनी बॉलर्ड पुल टग ओजस जिसका नाम है वो दिया गया है किसके द्वारा? देखो 6 बॉलर्ड पुल टग 25 टन तक का वजन का जहाज खींच सकते हैं। छोटे जहाज होते हैं, बड़े जहाज को खींचने के काम आते हैं। जहाज फंस जाता है या उसकी दिशा बदलनी है, उन सबके काम आते हैं छोटे जहाज। बॉलर्ड पुल टग कहा जाता है, पुल मतलब खींचना। 25 टन तक वजन का जहाज खींच सकते हैं। तो ये पांचवा जो है क्रम में उसका नाम है ओजस। इन 6 के 6 को बनाया है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने। ये कोलकाता की कंपनी है, कोलकाता की कंपनी है। और जो पहला बनाया था उसका नाम था भीष्म, दूसरे का नाम था बाहुबली, तीसरे का नाम था अश्व, चौथे का नाम था युवान, पांचवे का नाम जो मैंने भी आपको बताया ओजस, और छठे का नाम है सबल। तो ये 6 के 6 तैयार है और इनमें से ज्यादातर तो कमीशन भी हो चुके हैं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। भारत में ना जो जहाज बनाए जाते थे पहले, ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले की बात है, 5वीं शताब्दी में शायद दुनिया का पहला देश था भारत जहाँ पे जहाज बनाए जाते थे। ये बातें हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं दबा दी गई। भारत में जहाज बनाए जाते थे मेटल, जिसको टंकई मेटल बोलते हैं, यानी लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उन पे टाके लगा के, उनको चिपका के नहीं, उनमें टाके लगा के। तो टाके समझते हैं ना, जैसे दो कपड़े को सीलते हैं, वैसे ही वुडन पीसेस को भी सीला जाता था, टाका, इसको टंकई मेटल कहा जाता है। तो भारत की सरकार ने कहा, भारत की संस्कार यानी संस्कृति मंत्रालय ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा हम इसको रिवाइव करेंगे। तो जहाज बनाया गया आईएनएसवी कौंडिन्या। कौंडिन्या एक नाविक थे बहुत बड़े, जैसे सिंधबाद थे वैसे ही थे, सेलर थे, मैरिनर थे कौंडिन्या। तो आईएनएसवी कौंडिन्या जहाज का नाम है। ये हमारे संस्कृति मंत्रालय ने हमारी नेवी के साथ और गोवा की प्राइवेट कंपनी है ओडी इनोवेशन, उसके साथ मिलकर भी तैयार करा है आईएनएसवी कौंडिन्या। ये बहुत बड़ी बात है। आईएनएसवी कौंडिन्या जहाज हमारी प्राकृतिक जो सभ्यता है टंकई मेथड उसका इस्तेमाल करके तैयार अभी हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य जो है, कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 17, जो अचीव करने हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को 2030 तक। इसे कई बार एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा पर रिपोर्ट आई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों या तलों द्वारा कवर की गई जनसंख्या 2016 में भारत में 22% थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई 2025 में? यानी भारत की कितनी परसेंट जनता ऐसी है जिसको कोई ना कोई सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा योजना होती है जो समाज को हेल्थ केयर या किसी भी ऐसी चीज के प्रति सुरक्षा देती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बहुत ही कम दाम में या मुफ्त में। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे जनधन योजना, ये सब सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। अब भारत की 64.3% जनता ऐसी है जो कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट ले रही है। और ये जो रिपोर्ट जारी की किसने करी? ये रिपोर्ट जारी करी थी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो काम करता है हमारे सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। वैसे भारत में अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। 29 जून को क्या हुआ था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन 29 जून को मनाते हैं, तो उनका जन्मदिन होता है, इसलिए इस बार भी हमने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इस दिन मनाया। और ये 19वां स्टैटिस्टिक्स डे था हमारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो इस बार इसका थीम था 75 इयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75 इयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अब ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, इसमें इतना डेटा है वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 22% जनता हमारी थी जो किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन से अवॉइड थी, अब वो बढ़ के 64.3% हो गई है। तो क्वेश्चन मैंने इसी पे बनाया। फिर अगर आप देखें तो बहुआयामी गरीबी, जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, 2015-16 में हमारी लगभग 24% जनता ऐसी थी, लगभग 25% कह लीजिए 24.85%, जो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी, अब ये घट के हो गई है। 2019 से 21 तक का जो समय सीमा है इसमें 14.96 यानी डेफिनेट इंप्रूवमेंट है। फिर अगर आप देखें जो एग्रीकल्चर पर वर्कर ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 61,000 से बढ़कर लगभग 94,000 हो गई फाइनेंशियल ईयर 25 में। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हर 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उन्हें 25 बच्चे मर जाते थे 2015 में, अभी घट के 2021 में 19 रह गया। फिर अगर आप देखें हेल्थ पे रिसर्च बढ़ रहा है, इस साल बजट में 3900 करोड़ रुपए हेल्थ के रिसर्च पे एलोकेट किया। 2015-16 में ये सिर्फ एक तिहाई था, 992 करोड़, बल्कि एक चौथाई तरीके हैं। भारत में ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रभाव है, इंसिडेंस है, पहले हर 1 लाख की आबादी में 208 था, अभी घट के 195 रह गया 2023 में। भारत में कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है आजकल? भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब लगभग 90.6% हो रही है, यानी भारत में 90% से भी ज्यादा जो बच्चे हैं अब वो हॉस्पिटल्स में जन्म ले रहे हैं, घर पे नहीं। इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं। जरूरी नहीं बड़ा हॉस्पिटल हो, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक उपचार केंद्र वगैरह इन सब में। उसके बाद भारत की कितनी परसेंट जनता है जिनको इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है रूरल एरिया में? तो वो ये बढ़ के 99.62% हो गई है। 2015-16 में ये सिर्फ 94.57% थी। पूरा इंडिया 100% खुले में शौच मुक्त हो गया, ओपन फ्री हो गया। भारत में कितने परसेंट घर ऐसे हैं जो जहां पे विद्युत पहुंच गई है? तो सरकार के द्वारा 2022 में ही 100%। उसके बाद भारत की जो ऊर्जा है 100% ऊर्जा मान लेते हैं भारत में बनती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है अक्षय ऊर्जा का? तो पहले 16% के आसपास था 2015-16 में, अभी बढ़ के 22% के आसपास हो गया फाइनेंशियल ईयर 25 में 22.13%। अगर आप देखें भारत में वेस्ट रिसाइक्लिंग प्लांट कितने हैं? तो ये 829 थे 2019-20 में, अभी बढ़ के हो गए 3036। तो इस तरह से मतलब डेटा की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी डेटा में घुस सकते हैं। वैसे भारत में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बनी? तो 156 गीगावाट अब तक। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो एमएसएमई है उनको कितना क्रेडिट हम दे रहे हैं। भारत में जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत वो सिर्फ 453 थे 2016 में, अभी बढ़ के 2024 में 34, ये 61.6% था 2022-23 में, अभी बढ़ के 64.3% हो गया। भारत में जो गिनी कोफिशिएंट है वो कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, यानी इनइक्वालिटी कम हो रही है। गिनी कोफिशिएंट बताता है कि किसी देश में कितनी इनइक्वालिटी है, ऐसा मानता है। तो रूरल एरिया में ये 2011-12 में 0.28 था, अभी कम हो गया 2023-24 में 0.23 हो गया, मतलब गिनी कोफिशिएंट कम हुआ है, मतलब अच्छी बात है। अर्बन एरिया में भी 0.36 था, अभी कम हो गया 0.28 हो गया, यानी अर्बन और रूरल दोनों एरिया में गिनी कोफिशिएंट कम हुआ है। तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अगर 1 की तरफ जा रहे हैं तो मतलब गलत है, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और अगर 0 की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा, मतलब इनइक्वालिटी कम हो रही है।
फिर अगर आप देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी अच्छा काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहले सिर्फ 1.66% बजट एलोकेट होता था नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन 2022-23 में बढ़ के 2% से भी ज्यादा हो गया। तो देखने को मिल रही है क्योंकि 2015-16 में सिर्फ 2.86% बजट हमारा एससी एसटी के लिए था। इस बार 2023-24 का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें बढ़ के 6.1 लगातार। जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, टॉयलेट कवरेज भी बढ़ रही है। तो ये स्कूल से बताया हुआ है कि टॉयलेट कवरेज कितनी हो गई है। जैसे टॉयलेट कवरेज 19.79% थी, सिर्फ अभी बढ़ के 34% हो गई है। यानी 38% स्कूल ऐसे जिनमें ड्रिंकिंग वाटर है। 91% स्कूल ऐसे या थोड़ा बहुत मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। रामसर साइट इंडिया में 91 हो गए बढ़ के, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। रामसर साइट जो है, तो अभी क्या कोई नए रामसर साइट हैं जो भारत में बने हैं? हाँ, अभी बने हैं राजस्थान में दो, एक तो खीचन और एक मेनार। भारत का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है भूभाग, उसका 5.14% प्रोटेक्टेड था 2015 में, ये बढ़ के 5.69% हो गया। भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 95 करोड़ पहुंचे हैं लगभग। इसी तरह से जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, उसमें भारत का शेयर बढ़ा है। मर्चेंडाइज में पहले से 1.62% था, अब ये 2022 में 1.8 पहुंच गया। 2015 में 3.27 था सर्विसेज का हिस्सा। बताइए जैसे कार्बन एमिशन कम हो रहे हैं, रिसर्च जो पर मिलियन पॉपुलेशन रिसर्चर भारत में बढ़ रहे हैं। अब 10 लाख लोगों में भारत में 218 लोग रिसर्च करते थे, अब 262 करते हैं। यानी 99% से भी ज्यादा जनता भारत में ऐसी है जिसको कम से कम 4G तो मिल रहा है। फिर मछली जो सस्टेनेबल यील्ड है तो वो बढ़ी है। 2015-16 में 3 जो है मिलियन टन पर ईयर थी, और अब ये फिशिंग की जो हमारी यील्ड है बढ़ के 5.3 मिलियन टन पर ईयर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर भारत का पहला समर्पित वन्यजीव गलियारा बनाया है जानवरों के लिए। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से होकर गुजरेगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी गया हूं, बहुत सुंदर है ये। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसे, राजस्थान में। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने कई बार आपको बताया भी था कि मैंने वहां क्या किया था। इनफैक्ट वहां से कुछ आई थिंक 100 किलोमीटर दूर एक चंबल नदी के ऊपर क्रोकोडाइल सफारी भी होती है, वो भी मैंने की थी। मैंने उसके शायद कुछ फोटो इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, आप उसको देख सकते हैं। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। और ये करा क्या सरकार ने बताया था। देखो मान लेते हैं आपने कोई सड़क बनाई और ये सड़क जो है किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रही है, तो इसमें दिक्कत ये गाड़ी आएंगी और गाड़ी से जानवर टकरा सकते हैं। इसलिए क्या करा इन्होंने, ये जो सड़क है इसके ऊपर से जाने का रास्ता बना दिया जानवरों के लिए। तो जानवर सड़क के ऊपर नहीं आएंगे, अगर उन्हें एक साइड से दूसरी साइड जाना है तो ये पुल समझ लीजिए, एक तरह का पुल बना दिया। इस तरह के पुल भारत में पहले भी है। ये जो वन्यजीव गलियारा इसकी बात हो रही है पहले भी है, लेकिन हाईवे पे कोई भी नहीं, नेशनल हाईवे पे नहीं। तो पहली बार नेशनल हाईवे पे बनाया गया, ये एक उपलब्धि कही जाएगी, राइट। तो ये बस पूछा इसमें, तो किसके सहयोग से बनाया, ये पूछा चाहिए। इसमें इन्होंने कंसल्टेशन लिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का, यानी हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनसे परामर्श इन्होंने लिया। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है जो इससे होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये सोना से स्टार्ट हो जाता है और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा महाराष्ट्र में। तो दिल्ली को भी छूता है, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच दिल्ली में है, 129 किलोमीटर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर महाराष्ट्र। काफी इंपॉर्टेंट होगा भारत के लॉजिस्टिक्स के लिए ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, राइट। तो ये रणथंभौर से होकर गुजरेगा, एनएचएआई ने इसका बंदोबस्त किया है। और आपको बता दूं द्वारका एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, जो दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ता है गुरुग्राम से। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसपे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या है कि बेसिकली ऑटोमेटिकली चालान कटेंगे आपके। मान लो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई या एक स्कूटर के ऊपर 3 लोग सवारी कर रहे हैं या आपकी स्पीड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक चालान कटेंगे और वो ऑटोमेटिक चालान कट के आपके उस पे आ जाएंगे मोबाइल वगैरह पे, क्योंकि एटीएमएस को ई चालान पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया गया। ई चालान पोर्टल को एनआईसी ने बनाया था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी काम करता है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। दुनिया का पहला जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और वहीं पे रहा। ये देखो ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब होता है, वैसे तो रोबोट कई तरह के होते हैं, आजकल तो डॉग वगैरह इस तरह के रोबोट आ रहे हैं, लेकिन ह्यूमनॉइड मतलब तो मानव जैसा दिखता है। ये थोड़ा मानव जैसा दिखता है, इसलिए ह्यूमनॉइड रोबोट है ये रोबोट जमीन से उठा और हवा में स्थिर रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है आयरन कब 3। ये इटली की कंपनी है आयरन कब 3। इनका ये कहना है इस तरह के रोबोट है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में इस्तेमाल होंगे, कहीं आग लगे उन सब इस्तेमाल होंगे। ये इनका कहना है। 70 किलो का रोबोट है, जमीन से उठा और वहीं पे रहा, तटस्थ रहा, स्टैटिक रहा हवा के अंदर। वैसे आपको बता दूं केरल भारत का पहला राज्य है जिसने 10वीं क्लास के बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है। हाल ही में कौन से सरकारी विभाग या मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स नाम का मोबाइल ऐप बनाया है। इस पे आपको सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्टैट्स मिल जाएंगे, सारे आपको डेटाबेस मिल जाएगा, हर चीज का डेटा जो सरकार रिलीज करती है मिल जाएगा। तो ये करेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को सरकार ने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ मिला के बना दिया था एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो वो ये ऐप बना रहा है, इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स। रॉ का प्रमुख कौन बना है, चीफ कौन बना है? रॉ हमारी आप जानते हैं खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक्सटर्नल थ्रेट देखती है, भारत को भारी खतरा तो कोई नहीं हो रहा, तो वो सब देखती है। तो ये बने पराग जैन। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले थे रवि सिन्हा। तो रॉ 1968 में बना था। इससे पहले 2 युद्ध हुए थे हमारे, 62 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लद्दाख एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हुआ। एस्ट्रो टूरिज्म क्या होता है? आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, एकदम अंधेरा गुप्त। अब शहरों में तो फिर लाइट इतनी रहती है, तो वहाँ पे चांद सितारे आप क्या देखोगे। तो लद्दाख में आप जाओ, एक गांव है जिसको बोलते हैं हेनले, हेनले गांव। यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट ने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगाई हुई है, वेधशाला, जहाँ से आप तारे देख सकते हो, ब्रह्मांड में गैलेक्सी वगैरह ये सब चीजें देख सकते हो। तो ये लगाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है, बेंगलोर में है। इन्होंने जो अपनी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगाई है हेनले विलेज में लगाई है। हेनले विलेज कहाँ पे है? हेनले विलेज लद्दाख में है। इनफैक्ट हेनले जो विलेज है वो लद्दाख में एक फेमस जगह पे है और वो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये गांव हेनले। तो यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म का मजा आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे नक्षत्र वगैरह देख सकते हैं और काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे ये हेनले जगह है। तो हेनले में डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, जहाँ पे आप बिल्कुल तारा एकदम जो आसमान में डार्क रहता है, कोई किसी तरह की लाइटिंग वगैरह नहीं होती जो डिस्टर्ब करे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आंसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब इसी तरह का डार्क स्काई रिजर्व ताल कावेरी में भी बनेगा कर्नाटक में। ताल कावेरी वो जगह जहाँ से कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक में और फिर वो तमिलनाडु जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक तरीका किया। देखो डार्क मैटर तो आपको पता है क्या होता है, डार्क मैटर से कोई लाइट निकलती है, इसलिए इसको स्टडी वहाँ पे जाकर नहीं किया अंतरिक्ष में, लेकिन धरती पे हम डार्क मैटर जैसी जो चीजें हैं वो बना सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। इसको क्या नाम दिया गया प्रोजेक्ट को? इसका नाम है कॉस्मिक। तो कॉस्मिक में हम क्या करेंगे? कॉस्मिक जो है इसमें हम जो मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे कहते हैं जिसे, उसमें जो डार्क मैटर है, जो इनविजिबल पार्ट है, इनफैक्ट हमारे ब्रह्मांड में 85% तो यही है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर जो है हम उसको स्टडी करेंगे और धरती पे हम डार्क मैटर जैसा ही एक वो क्रिएट करेंगे, सिमुलेट करेंगे, जिसको नाम कॉस्मिक दिया गया है। और ये रिसर्च करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। राजस्व खुफिया निदेशालय ये काम करता है सीबीआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन। इसने ऑपरेशन करा। पाकिस्तान से बहुत सारा अवैध माल दुबई के थ्रू भारत में आ रहा था, उसको रोकने के लिए इसका नाम रखा, इसका नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। तो पाकिस्तान से लगभग 9 करोड़ रुपए का सामान दुबई के रास्ते से भारत आया जा रहा था, अवैध कॉन्ट्राबैंड से बोलते हैं, जो बैंड है, तो वो सारा इन्होंने सीज कराया। अभी पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया में आ नहीं सकता, तो दुबई के रास्ते से आ रहा था। तो जो नाभा शहर बंदरगाह यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, वहाँ पे ये सीज किया गया। जो क्वेड देश हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए एक युद्ध अभ्यास करने का निर्णय लिया है। इसका नाम होगा क्वेड एट सी ऑब्जर्वर मिशन। तो कौन सा देश क्वेड का हिस्सा नहीं है?
भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 कंट्री हैं जिनको क्वेड कहा जाता है। इंडोनेशिया नहीं है, तो आंसर है इंडोनेशिया। आंसर है इंडोनेशिया। समझ में आया? क्या क्वेड देश कोई अभ्यास करते हैं? हाँ, माला पर अभ्यास करते हैं और वो भी समुद्री होता है, लेकिन वो इन चारों कंट्री के नेवी के द्वारा किया जाता है, यानी नौसेना के द्वारा किया जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेड एट सी ऑब्जर्वर मिशन, इन्हें कोस्ट गार्ड करेगा। तो हर देश यानी चारों देश अपने अपने 2 ऑफिसर को भेजेगा, तो टोटल 8 ऑफिसर हो जाएंगे और ये 8 ऑफिसर एक जहाज पे बैठेंगे। अमेरिका का जहाज है कोस्ट गार्ड का, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड क्लटर स्ट्रैटन। तो जहाज का नाम है स्ट्रैटन। इस जहाज पे बैठ के वो पैसिफिक में कई कंट्री जाएंगे, गुआम जाएंगे पैसिफिक में, जो कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है, पलाव वगैरह जाएंगे, तो कई जगह पे जाएंगे, यानी कोस्ट गार्ड के बीच में भारत की कोस्ट गार्ड, जापान की, यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की। बाकी क्वेड समिट जो है, क्वेड समिट इस साल कहां पे होगा? 2025 में नई दिल्ली यानी इंडिया में होगा 2025 में। पिछले साल 2024 सितंबर में कहां हुआ था? पिछले साल 2024 में क्वेड समिट हुआ था विलमिंगटन में। विलमिंगटन जो कि अमेरिका के डेलावेयर नाम की जगह पे आता है। इनफैक्ट विलमिंगटन में एक विलमिंगटन घोषणा भी साइन की गई थी पिछले साल सितंबर 2024 में। वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि इंडो पैसिफिक में एक अभ्यास किया जाएगा क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जिसका नाम होगा क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, और ये वही किया जा रहा है। एक और बात, जैसे क्वेड है वैसे ही एक है स्क्वाड, इसमें भी 4 कंट्री मेंबर हैं। क्वेड मेनली इंडो पैसिफिक के लिए है, यानी जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है उसमें रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बना है। स्क्वाड बना है मेनली ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीनी सागर और साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीनी सागर में सिक्योरिटी के लिए। तो स्क्वाड और क्वाड में फर्क क्या है? स्क्वाड में कौन सी कंट्री है? 4। स्क्वाड में जो 4 कंट्री हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया की बजाय बस फिलीपींस है। फिलीपींस, बाकी सब कंट्री वही हैं जो इसमें थे। और ये नया है, स्क्वाड बना था मई 2024 में। और क्वाड कब बना था? क्वाड वैसे तो घोषणा हुई थी, यानी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था 2004 में, लेकिन क्वाड प्रॉपर्ली बना था 2007 में। और क्योंकि 2004 में जब सुनामी आया था तो आपसी सहयोग की बात हुई कि भाई हम आपसी सहयोग करेंगे, इसलिए क्वाड ने अपने 20 साल पूरे करे इस चीज के ऑपरेशन के। बनने के नहीं, बना तो 2007 में था, लेकिन हाँ क्वाड जो है उसने अपने पूरे किए। समझा? क्वाड बनाने का आइडिया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का था। और क्वाड देश और भी चीजें कर रहे हैं, जैसे मैत्री इनिशिएटिव, समुद्र में अपनी क्षमता निर्माण के लिए एक मैत्री नाम का इनिशिएटिव भी क्वाड देशों ने अभी जो है वो स्टार्ट किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैत्री इनिशिएटिव क्या है। मैत्री की वैसे तो एक काफी लंबी फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैत्री भी इनका एक प्रोजेक्ट है। और अभी इन्होंने इंडिया इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है क्वाड कंट्री मिलकर, जिससे खास तौर पे जब आपदा प्रबंधन हो तो चारों देश मिलकर लॉजिस्टिक्स के मामले में एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो ये भी क्वाड में चल रहा है। और चारों कंट्री ने पिछले साल विलमिंगटन घोषणा में ये भी अनाउंस किया 2024 में कि कैंसर पे भी काम करेंगे मिलकर, जिसका नाम है मून शॉट इनिशिएटिव। खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं का जो जननांग का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जो फैलता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव और बाघ के बीच में संघर्ष रोकने के लिए टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स प्रोग्राम स्टार्ट करा है। तो इसे किसके सहयोग से लागू किया जाएगा? एक तो इसमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होंगे, यानी जिन राज्यों में जो टाइगर और मानव के बीच में संघर्ष ज्यादा हो रहा है, मानव बाघ संघर्ष, उनके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी राज्य के वन विभाग, और इनका साथ देगा एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्या हम करेंगे इसमें 2 साल के लिए चलेगा, यानी एक तो अभी जो चल रहा है 2025-26 और जो अगला वित्तीय वर्ष होगा यानी 2026-27, 2 साल तक चलेगा, वित्तीय वर्ष 2027 तक चलेगा। इसमें 88 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा कैंपा फंड से आएगा। कैंपा अथॉरिटी देगी। कैंपा फंड क्या होता है? तो कैंपा को बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, यानी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। एक ये बात हुई कि देखिए अगर हमें कहीं से मान लो मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं कोई, और उस फैक्ट्री को लगाने के लिए यहाँ पे मुझे 1000 पेड़ गिराने हैं, तो 1000 पौधे कहीं और जाके लगा दूं, यानी उसको कंपनसेट करो, उसकी पूर्ति करो, इसलिए इसको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन कहा जाता है। हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा देता है कैंपा, और कैंपा एक संगठन है जो कैंपा फंड को मैनेज करता है। तो 88 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। अभी हम टारगेट कर रहे हैं भारत के वो 80 फॉरेस्ट डिवीजन को, वन प्रभाग को, ये 10 राज्यों के हैं टोटल, जहाँ पे मानव बाघ संघर्ष काफी ज्यादा है। जैसे तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में यहाँ पे काफी है, पीलीभीत में काफी है, पीलीभीत में और दुधवा में यूपी में जो गन्ने के खेतों में टाइगर कई बार आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। रणथंभौर में भी काफी ज्यादा है, वायनाड केरला में भी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2024 तक भारत में 382 लोग मर गए बाघ के कारण, जो बाघ ने अटैक किया जिन पे। तो इसको हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे इसमें इन 80 वन प्रभागों में 10 राज्यों के? जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, टाइगर वगैरह को सीसीटीवी से देख लो पहले कि वो किस एरिया में जा रहा है, वो सब टेक्नोलॉजी। फिर जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनको भी टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है ना, यानी वन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण करेंगे। फिर सिविल सोसाइटी के साथ, नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे, पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करेंगे। हम पशुधन शिकार को कम करने के लिए शिकार आधार वृद्धि का समर्थन करेंगे। इसका मतलब होता है जैसे टाइगर है, क्या खाता है वो? हिरण को खाता है, फॉर एग्जांपल डियर। आप क्या करो, जो बफर एरिया है वहाँ पे डियर की संख्या बढ़ा दो, तो टाइगर को हंटिंग यानी शिकार करने के लिए बफर एरिया से बाहर आना नहीं पड़ेगा खोजने के लिए। इस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो यही सब हम करेंगे। तो इसमें जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिलकर काम करेगा एनटीसीए के साथ, और पैसा देगा कैंपा 88 करोड़ रुपए 2 साल के लिए। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट किया गया है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स। और अभी तो ये पायलट योजना है, बाद में बड़े लेवल पे स्टार्ट की जाएगी, काफी बड़े लेवल पे। एनटीसीए कब बना था? एनटीसीए 2005 में बना था, ये संगठन टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम चलाया था, जिसके बारे में मैं विस्तार से बात कर चुका हूं। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम ये नवंबर में लॉन्च हुआ था, नवंबर 2022 में, और ये पीछे से यानी 2021-22 से लेकर इस वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 तक चलेगा, 2025-26 तक चलेगा, ये आपको पता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएं, जैसे बायो सीएनजी बायोगैस वगैरह, एक छोटे लगाएं, छोटे मध्यम लेवल के 1 से 2500 मीटर क्यूब जिनकी क्षमता हो, और तीसरा बायोमास जिनमें ब्रिकेट और पैलेट वगैरह में बनाने। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर ध्यान सुनिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसको लाइसेंस मिल गया, यानी उसको मिल गया जिसे हम बोलते हैं सहमति प्रमाण पत्र मिल गया संचालन के लिए, यानी चलाने के लिए परमिशन आपको मिल गई, सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि आप उसे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको कितनी वित्तीय सहायता सरकार देगी? कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिला 50% आपको वित्तीय सहायता मिल जाएगी, और बाकी बाद में। तो आपका टारगेट क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे मिलेगी। लेट्स सपोज आपने कोई बायोगैस प्लांट लगाया, इसी प्रोग्राम के तहत, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत, इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बायोगैस प्लांट आपने कोई लगाया, सरकार कह रही है मैं आपको दूंगी क्या? वित्तीय समर्थन यानी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। कंडीशन क्या है? अगर आपका प्रोजेक्ट 50% क्षमता से कम पे चलता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0% आपको मिलेगा, यानी कोई वित्तीय सहायता हमारी तरफ से जो है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चलाते हो 50 से 60% के बीच में तो आपको मिलेगा 60% पैसा। अगर आप चलाते हो 60 से 80 के बीच में तो आपको मिलेगा 80% पैसा, और अगर आप 80 या 80 से ज्यादा % एफिशिएंसी पे चलाते हो तो आपको 100% मिलेगा। तो यानी कि आपको अगर पूरा 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए जो कि एलिजिबिलिटी है, तो आपको 80% अबव कैपेसिटी पे चलाना पड़ेगा, और आपको जब लाइसेंस मिल गया तो 50% आपको पहले मिल जाएगा। फिर मान लेते हैं आप 60 पे चला पाते हैं तो फिर आपको 10% और मिल जाएगा, क्योंकि 50 आपको पहले मिल चुका है। तो इस तरह से सरकार आपको सपोर्ट करेगी, और इसमें इरेडा इसको लागू करेगा, यानी इरेडा जो है वो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए, और बकायदा इंस्पेक्शन होगी आपकी, इस तरह से आप प्रोजेक्ट चला रहे हो, क्या चला रहे हो, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने जो हमारी लघु बचत योजनाएं होती हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह, ये सब इनमें कोई परिवर्तन नहीं करा, यानी छठी बार लगातार छठी तिमाही है जब इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जो तिमाही है 3 महीने का टाइम, इसमें कितना ब्याज आपको मिलेगा। देखो स्मॉल सेविंग स्कीम भारत सरकार ने स्टार्ट की थी। स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती है ये स्टार्ट की थी कि जो सिटीजन है उनको पैसा सेव करने की आदत डालो, और इसमें पहले इंटरेस्ट रेट फिक्स होता था, लेकिन श्यामल गोपीनाथ कमेटी के कहने पे वो चेंज कर दिया था। हर 3 महीने बाद सरकार डिसाइड करती है कि आपको कितना ब्याज विभिन्न योजनाओं पे मिलेगा। तो इसमें पूछा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में आपको कितना मिलेगा, 3 महीने के लिए ब्याज आपको मिलेगा 8.2%, तो कोई बदलाव इसमें नहीं है। और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है, इसमें आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 1000 रुपए। उसके बाद आपको जो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम है 7.4, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसमें आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है, तो इसमें आपका जो ब्याज मिलेगा 7.7%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है इसमें 15 साल मैच्योरिटी पीरियड होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 500 एक साल में, और मैक्सिमम होता है 1.5 लाख एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में। इसमें आपको मिलेगा 7.1। किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता, क्योंकि पैसा मैच्योरिटी डबल होता है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है उसी हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड बदलता रहता है। अभी 7.5 मिलेगा आपको, और इस हिसाब से आपका पैसा 115 महीने में डबल हो जाएगा, तो आपका मैच्योरिटी पीरियड 115 महीने। किसान विकास पत्र में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम 1000 रुपए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको मिलेगा 8.2%। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 21 साल मैच्योरिटी पीरियड होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 250 रुपए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1.5 लाख रुपए। सुना, और इनमें कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो सर्कुलर जारी करता है 3 महीने में और बताता है कि कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। समझ आया। तो ये है हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट भविष्य के लिए कौशल, भारत के कार्यबल परिदृश्य में बदलाव, ये रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत में 9.76% आबादी ने माध्यमिक स्तर की आगे की शिक्षा पूरी कर ली है, जबकि 52% से ज्यादा जो हमारे लोग काम करते हैं उनके पास प्राथमिक स्तर या उससे भी नीचे की जो है वो एजुकेशन है। ये रिपोर्ट इसने दी है, ये रिपोर्ट दी है इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस जो कि गुरुग्राम में है, इसको IFC बोलते हैं शॉर्ट में, और ये रिपोर्ट हमारे कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने रिलीज करी है। इससे पता चलता है कि हमारा कौशल विकास मंत्रालय भी इस रिपोर्ट को मानता है। तो इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो 4 तरह के स्किल होते हैं। पहला होता है लेवल 1 स्किल, स्किल 1 बोलते हैं इसे। ये वो हैं जिनमें आपको सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन चाहिए ये करने के लिए, ठीक है ना। लेवल 2 स्किल जिसमें आपको सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, लेवल 3 स्किल जिसमें आपको कम से कम यूजी चाहिए, और लेवल 4 जिसमें आपको पीजी चाहिए। यानी जैसे जैसे स्किल में 1 से 4 की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे योग्यता, शैक्षिक योग्यता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो स्किल 1 किस तरह के जॉब होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। स्किल 1 में जैसे फॉर एग्जांपल जो ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं, अब मान लीजिए कोई रेडी लगा के खड़ा है तो उसके लिए बहुत शिक्षा नहीं चाहिए, वो स्किल 1 है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन काफी। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग लेबर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कौशल तो चाहिए, ये सारे स्किल होते हैं लेकिन शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा और कौशल में फर्क होता है आप जानते हैं। फिर स्किल 2 में कौन आ गया, जैसे जो क्लर्क वगैरह लेवल के लोग हैं, न्यूमेरिकल क्लर्क है, ऑफिस में क्लर्क है, ये सब इसके लिए आपको सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो काफी है, तो 12 तक पढ़ने होगा काफी है स्किल्स के लिए। फिर ऐसे स्किल 3 होते हैं, स्किल 3 में जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हो गए थोड़े, स्किल 4 में थोड़े हाई फाई लोग हो गए, मैनेजर या लेवल के लोग हो गए। अब भारत में ये इसमें बताया गया है कि ये डेटा लेटेस्ट अवेलेबल है 2023-24 का पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में 88% जो हमारी आबादी है जो काम कर रही है वो कम योग्यता वाले काम कर रही है, यानी स्किल 1 और 2 वाले काम कर रही है, और 10 से 12% ही ऐसी है जो स्किल 3 और 4 वाले काम कर रही है। समझ आपको। अगर आप स्किल 1, 2, 3 और 4 में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किल 1 और स्किल 2 ज्यादातर हमारी आबादी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 88% हो गया। 88% हमारी जो जनता काम कर रही है वो स्किल 1 और स्किल 2 में काम कर रही है। स्किल 3 और स्किल 4 में बात करें, जो स्किल 3 में आपको चाहिए यूजी और स्किल 4 में आपको चाहिए पीजी, तो हमारी सिर्फ लगभग 10 से 12% के आसपास जनता स्किल 3 और स्किल 4 वाला काम कर रही है। फिर इसमें ये बताया गया कि स्किल 1 और स्किल 2, 3, 4 इसमें परसेंटेज और सबसे कम और सबसे ज्यादा किस राज्य में है। जैसे दादरा नगर हवेली में सबसे ज्यादा परसेंटेज है स्किल 1 33.86%, जो दादरा नगर हवेली की जनता जो काम कर रही है वो स्किल 1 में काम कर रही है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 5.15%। उसके बाद स्किल 2 की बात करते हैं। स्किल 2 में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 84% लोग जो काम कर रहे हैं स्किल 2 में कर रहे हैं, और चंडीगढ़ में सबसे कम है ये 47.28%। उसके बाद स्किल 3 की बात करते हैं। स्किल 3 में दिल्ली में 9.59 सबसे ज्यादा, और सबसे कम लद्दाख में सिर्फ 0.35%। और फिर स्किल 4 में चंडीगढ़ नंबर 1 है 33.1, यानी से पता चलता है चंडीगढ़ में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब्स में लोग काम कर रहे हैं। स्किल 4 है क्योंकि हाईएस्ट 33% लोग, सबसे कम बिहार में 4.62%। ये बात कर रहा हूँ स्किल 4। तो इस तरह का डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी जो मैंने आपको बताया था, हमारा जो कार्यबल है, हमारा जो लेबर फोर्स है, उसमें से 9% लोग ऐसे हैं जो माध्यमिक स्तर से आगे पढ़े हैं, सेकेंडरी एजुकेशन से आगे पढ़े हैं। बाकी 52% या उससे ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी शिक्षा भी नहीं ली है, प्राथमिक स्तर या उससे नीचे, यानी ज्यादा भारत का जो कार्यबल है वो अशिक्षित है। कौन सी कंपनी है जिसमें मानव डीएनए, इसमें जो म्यूटेशन होते हैं, उत्परिवर्तन, उनका हमारे फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए एआई मॉडल बनाया है जिसका नाम रखा है अल्फा जीनोम। देखो हमारी बॉडी में डीएनए होता है, तो आपको पता है जब डीएनए सिकुड़ जाता है हम उसे क्रोमोसोम बोलते हैं, कंडेंस हो जाता है, और क्रोमोसोम की हर इकाई को हम जीन बोलते हैं, यानी क्रोमोसोम का एक टुकड़ा उसे हम जीन बोलते हैं। और डीएनए सब कुछ करता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में सारे फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर डीएनए में म्यूटेशन आ जाए, बदलाव आ जाए, तो हमारी बॉडी फंक्शन पे फर्क पड़ेगा, और इसको ये एआई मॉडल बता देगा काफी एक्यूरेटली। तो ये बनाया है डीप माइंड कंपनी ने। डीप माइंड गूगल की कंपनी है, गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है उसे डीप माइंड बोलते हैं, डीप माइंड बोलते हैं। और गूगल ने एक चीज और बनाई है, वो क्या, गूगल ने टेक्नोलॉजी बनाई, इसका नाम है डॉपल, DOPPL डॉपल। क्या है, आप जैसे कपड़े खरीदने जाते हैं मान लीजिए बिग बाजार या किसी शोरूम में, तो आपको कपड़े पहन के ट्राई करने पड़ते हैं, इसलिए ट्राई रूम होता है, अब आपको नहीं करने पड़ेंगे। डॉपल पे आपकी कृत्रिम वर्चुअल इमेज आ जाएगी, उस पे आपको कपड़े पहन के देख सकते हैं कैसे लगेंगे। तो ये एक वर्चुअल ट्राई ऑन सिस्टम है जिसका नाम है डॉपल, ये भी गूगल का ही है। और गूगल ने अपना एक एआई सिस्टम बनाया है पूरा, जिसका नाम दिया है एआई मित्रोश्का। एआई मित्रोश्का, रशिया में डॉल्स होती हैं, गुड़िया जिन्हें मित्रोश्का कहा जाता है, एक के अंदर एक, वैसा ही सिस्टम गूगल ने अपना बनाया है। ये इनकी पूरी स्ट्रक्चर है एआई की, जिसको एआई मित्रोश्का नाम दिया गया है। गुड, जीएसटी कलेक्शन भारत में कितना हुआ? जीएसटी कब आया था भारत में? 1 जुलाई 2017 को आया था, मतलब 8 साल हो गए। तो जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर था 25, इसमें जीएसटी कलेक्शन हुआ 22 लाख करोड़, जो ऑब्वियसली अब तक सबसे ज्यादा है। जीएसटी डे मनाया गया इस बार धूमधाम से 8वीं बार। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजंस, ये इसका थीम था, ये इसका थीम था। और अगर आप देखें जीएसटी कलेक्शन पिछले 4-5 साल में डबल हो गया। 2020 में 11 लाख करोड़ था और 22 लाख करोड़ आ गया, और भारत में 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने जीएसटी भरा, यानी 1.51 करोड़ लोगों ने जीएसटी भरा है। तो जीएसटी टैक्सपेयर की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और जीएसटी के रेट क्या होते हैं भारत में? 5, 12, 18 और 28 जीएसटी स्लैब आपको पता ही है। लेकिन कुछ स्पेशल जीएसटी रेट भी होते हैं, जैसे गोल्ड पे 3% होता है, सिल्वर पे 3% होता है, ज्वेलरी पे 3% होता है। ऐसे ही अगर कटा हुआ डायमंड है या पॉलिश डायमंड है तो उस पे होता है 1.5%, और अगर रफ डायमंड है तो उस पे होता है 0.25%। इस तरह से स्पेशल रेट्स भी देखने को मिलते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट को सीबीआईसी कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। कौन सी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 2D सामग्री का उपयोग करके दुनिया का पहला CMOS कंप्यूटर बनाया है? CMOS बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर जो है बिजली कम खाते हैं, ये 3 वोल्ट से कम बिजली पे भी चल सकते हैं ये कंप्यूटर। इनमें बिजली दक्ष होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, काफी ऊर्जा दक्ष होते हैं। ये बनाए हैं पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के शोधकर्ताओं ने। CMOS कंप्यूटर 2D मटेरियल, ये 2D मटेरियल बहुत थिन होते हैं, नैनो मटेरियल होते हैं, नैनो लेवल के होते हैं, इतने पतले होते हैं, एक पेपर से भी पतले। तो और ये 25 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक सपोर्ट कर सकते हैं, 3 वोल्ट से कम पे भी ऑपरेट कर सकते हैं 2D सेमीकंडक्टर सर्किट, और 25 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक भी चल सकते हैं। इनफैक्ट जो टीम थी इसमें भारत के साइंटिस्ट भी थे, सप्तऋषि दास, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट की टीम थी, भारत के वैज्ञानिक भी थे।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नवाचार और निवेश शाखा एससी वेंचर्स के नेतृत्व में फंडिंग ली है 120 मिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी बन रही है। तो कौन सी कंपनी भारत की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? यूनिकॉर्न मतलब जिस कंपनी का बाजारी पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन पहुंच जाएगा डॉलर, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ये 5वीं कंपनी है साल की, इसका नाम है जंबो टेल। क्या करती है कंपनी? जंबो टेल जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, होलसेल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की वेबसाइट जो है उन पे अपनी सर्विस प्रदान करती है। तो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जंबो टेल। ये यूनिकॉर्न कंपनी बनी है 5वीं। इससे पहले जो 4 कंपनी ऐसा यूनिकॉर्न बनी है वो है नेत्राडाइन, जस्पे फिनटेक कंपनी जस्पे, लॉजिस्टिक्स कंपनी पोर्टर, और जो पेट होते हैं कुत्ते बिल्ली वगैरह जो पालते हैं लोग, उनके भोजन की कंपनी ड्रूल्स। तो ये बनी है, बनाया। तो ये ध्यान रखिए। 15,000 मेगावाट क्षमता अक्षय ऊर्जा को पार करने वाली भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सी बनी है? ये है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 15,000 मेगावाट यानी 15 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप कर चुके हैं। आपको बता दूं 15,000 में 11,000 तो सोलर पावर है, लगभग 2,000 मेगावाट पवन और सौर हाइब्रिड है 2500 के आसपास, टोटल 15,000 से ज्यादा होगी। और गुजरात के कच्छ में एक जगह खावड़ा, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा है, जिसकी क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। अभी तो 30,000 मेगावाट में सिर्फ 5300 मेगावाट स्टार्ट हुए, लेकिन इनकी क्षमता बढ़ती जाएगी। 30,000 जब पूरा हो गया तो सोचिए 30 और ये 15 मतलब लगभग 45 के आसपास तो वैसे पहुंच जाएंगे। तो ये कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। उज्बेकिस्तान कप मास्टर्स कप टूर्नामेंट किसने जीता? शतरंज में ये जीता आर प्रज्ञानंदन ने, तमिलनाडु से है ये और वर्ल्ड नंबर 4 खिलाड़ी बन चुके हैं। दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी है 5 साल से नॉर्वे के। कौन से राज्य की पुरुष टीम ने और महिला टीम ने मेयर राधाकृष्ण हॉकी स्टेडियम में चेन्नई में जो है वहां पे पहली बार हॉकी इंडिया मास्टर्स कप खेला गया? ये हमारे जो बूढ़े खिलाड़ी उनके लिए हैं, बूढ़े मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो इसमें पुरुषों में 40 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी और महिलाओं में 35 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी, उनका टूर्नामेंट था ये। तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप इसने जीता। अब ये पुरुषों में और महिलाओं में जो है अलग अलग टीमों ने जीता है। तो पहले बात करते हैं पुरुषों की, यहाँ पे क्योंकि पुरुष पूछा है तो आंसर है तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु, यानी जो लोकल फेवरेट थे मेजबान उन्होंने इसको जीता। ठीक है, महिलाओं में किसने जीता? महिलाओं में ओडिशा ने जीता। पुरुषों का खिताब जीता तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र को फाइनल में हराया, और महिलाओं में ओडिशा ने जीता और ओडिशा ने पंजाब को फाइनल में हराया। अंडरस्टूड? तो ये टूर्नामेंट था, बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। भारत का पहला गुरुद्वारा जो लकड़ी का बना है वो कौन सा है? गुरुद्वारे में वैसे तो सिख जो है धर्म के लोग ज्यादा जाते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। इस गुरुद्वारे में 4 दरवाजे अलग दिशाओं में होते हैं, इस सब का आमंत्रण है वहाँ पे। ये भारत का पहला गुरुद्वारा है जो लकड़ी से बना है। ये लकड़ी फिनलैंड से खरीदी गई है। और फिनलैंड में जो देवधर पेड़ होता है, देवदार भी बोलते हैं कई बार से, इंग्लिश में देवधर बोलते हैं। तो देवदार का पेड़ फिनलैंड वहाँ से लकड़ी खरीदी गई है और इसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा फजिल का जो है पंजाब में, वहाँ पे ये लगाया गया है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, गुरुद्वारा बना है वहाँ पे। और फजिल का एकदम बिल्कुल जो पंजाब बॉर्डर, जो पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब का, वहाँ पे है फजिल का, ठीक है ना। तो ये गुरुद्वारा है और इसको बनाने में फजिल के जो पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है एसएसपी, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह सिद्धू, उनका बहुत बड़ा हाथ था। और इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा है जैसा हेमकुंड साहिब का है। अगर आपने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा देखा है जो बहुत काफी ऊंचाई पे है, चमोली जिला उत्तराखंड, वहाँ पे बिल्कुल वैसा डिजाइन किया गया है इसको। 4 दरवाजे हैं इसमें भी हर दिशा में, और देवधर फिनलैंड की लकड़ी से ये इंपोर्ट करके बनाया गया। बाकी पंजाब में तो पंजाब में झज्जर बचौली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, श्रीरामपुर साहिब है, वहाँ पे पंजाब की पहली लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई है, तेंदुआ सफारी, आप उसका आनंद ले सकते हैं। और पंजाब में जो वहाँ की कोऑपरेटिव है, जैसे गुजरात में अमूल है, पंजाब में उसको बोलते हैं मिल्क फेड। इनका जो मिल्क का ब्रांड है उसका नाम है वर्का, और इन्होंने अपना एक मैस्कॉट बनाया है जिसका नाम है वीरा। इनके जो मैस्कॉट का नाम है वो है वीरा। सीबीएसई बोर्ड आप जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो भी चल रहा है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना, यानी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित करे हैं। इसमें पात्रता है, एलिजिबिलिटी के लिए आपके परिवार की इनकम कितनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी सब क्या है मैं आपको बताता हूं, बड़े आसान भाषा में बताता हूं। देखो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो योजना चलाता है, सीबीएसई मंत्रालय के अधीन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली ये योजना ये है कि हर साल बच्चे जो हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, 12वीं क्लास में नंबर अच्छे हैं, 50% नंबर है, और कम से कम मिनिमम 50% है, और कम से कम 75% अटेंडेंस है उनकी, वो गरीब है, उनकी उम्र 18 से 25 के बीच में अगर है, तो फिर उनको यूजी आगे मतलब स्नातक और पीजी यानी स्नातकोत्तर करने के लिए पैसा देती है सरकार। कितना देती है? तो यूजी कोर्स अगर 3 साल तक है तो हर साल उस जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है उसको दिए जाते हैं 12,000 रुपए, यानी पहले दूसरे और तीसरे साल के लिए मिलेंगे 12,000। अगर यूजी 4 साल का जैसे बीटेक 4 साल का कोर्स होता है तो चौथे साल उसे मिलेंगे 20,000, और अगर यूजी 5 साल का जैसे एमबीबीएस 5 साल की होती है तो 5वें साल में मिलेंगे 20,000। अगर पीजी कर रहा है बच्चा तो फिर यूजी में नंबर 50% होने चाहिए भाई, तो पीजी अगर कर रहा है तो फिर उसे मिलेंगे 20,000 पर ईयर जब तक उसकी पीजी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये स्कीम है। अब इसमें 82,000 बच्चों को लिया जाएगा इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में। हर साल सरकार डिसाइड करती है कितनों को लेना है। 82,000 में 41,000 होंगे लड़के और 41,000 होंगी लड़कियां, और ये 3:2:1 के रेशो में लिया जाएगा, यानी साइंस के बच्चे ज्यादा होंगे, फिर कॉमर्स के और फिर ह्यूमैनिटीज के। तो ये 3:2:1 का रेशो होगा, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे इसमें होंगे। पैसा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अकाउंट में आ जाएगा। कंडीशन ये आपके परिवार की सालाना आमदनी 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हो सकता है आप स्कॉलरशिप के लिए जो है सरकार आपको चुन ले। 82,000 बच्चों को चुनेगी इस साल। एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये है स्कीम, सीबीएसई से चलाता है। और अभी हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो बताता है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्कूल कितने अच्छे हैं, पीजीआई 2, तो उसका रिजल्ट दिया है। भारत के सबसे अच्छे स्कूल है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का स्कोर सबसे ज्यादा था, 1000 में से चंडीगढ़ का स्कोर जो था वो सबसे ज्यादा था 703। ठीक है, दूसरे सबसे अच्छे पंजाब में, पंजाब का स्कोर था 631 1000 में से, और तीसरे नंबर दिल्ली के स्कूल सबसे अच्छे हैं 623, उनका स्कोर था 1000 में से। ये है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हमारे शिक्षा मंत्रालय का। और सबसे बुरा परफॉर्मेंस रहा मेघालय का। मेघालय का स्कोर था सिर्फ 417 1000 में से, सबसे खराब स्कूल जो भारत में है वो है मेघालय में। और इसमें कैटेगरी बनाई होती है, अगर आपका स्कोर 941 से 1000 के बीच में है तो आप उत्कर्ष, फिर आता है उत्कर्ष, फिर अति उत्तम, उत्तम। तो शुरू की जो 4 कैटेगरी है, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम, उसमें एक भी स्कूल नहीं है पूरे इंडिया में, एक भी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं है। हाँ, प्रोचेस्टा 1 फिर आता है जिसमें चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ का स्कोर प्रोचेस्टा 1 के लिए आपका स्कोर 701 से 760 के बीच होना चाहिए, तो चंडीगढ़ का स्कोर था 703 और इसने इंडिया में टॉप किया। चंडीगढ़ के स्कूल अच्छे हैं लेकिन रिलेटिवली अच्छे। तो 1000 का स्कोर होता है, इसमें कई क्राइटेरिया होते हैं और इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत में कुल जनसंख्या में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 में 0.11% था, वो 2024 में कितना रह गया? ये डेटा दिया है यूएनआईजीएमई ने, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। ये जो यूएनआईजीएमई है क्या? यूएनआईजीएमई बेसिकली यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, यूएन पॉपुलेशन फंड वगैरह कई संगठन मिलकर काम करते हैं। तो ये यूएनआईजीएमई 2004 में बना था, इसका कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे संगठन मिलकर काम करते हैं, इसे यूएनआईजीएमई बोलते हैं। ये बच्चों का डेटा वगैरह जो है, बच्चों का जो डेटा वगैरह है उसको ये समय समय पे रिलीज करते हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है भारत में 2023 में देखें तो 0.11% बच्चे ऐसे थे जिनको एक भी खुराक नहीं मिली थी, शून्य खुराक वाले बच्चे इतने कम है भारत में, और ये और कम हो गए हैं 2024 में, इनकी संख्या घटी हो गई है सिर्फ 0.06%। यानी आप कह सकते हैं पूरे भारत में लगभग हर बच्चा ऐसा जिसने कम से कम एक खुराक तो पी हुई है, क्योंकि 0.06% कुछ भी नहीं होता, 0.06%। और इसका श्रेय जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। भारत में आप जानते हैं ये प्रोग्राम भारत सरकार ने 1985 में स्टार्ट किया था। इसमें बच्चों को विभिन्न रोगों के खिलाफ दवाई पिलाई जाती है, वैक्सीन मिलती है बच्चों को फ्री। तो किसको मिलती है इसमें? पहले जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1985 में, तो 1985 से 2013 तक 6 बीमारियां हैं जिनके लिए खुराक मिलती है बच्चों को। फिर 2014 में 6 बीमारियां और जोड़ दी गई, यानी आज बच्चों को 12 वैक्सीन मिलती है इसमें। ये बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 0 से 1 साल है, 0 से 1 साल है। साथ में गर्भवती महिलाओं को भी, तो लगभग 2.5 करोड़ बच्चे और 2.5 करोड़ गर्भवती महिलाएं हर साल उनको वैक्सीन पिलाती है भारत की सरकार एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की तारीख में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल रोग हैं, जैसे जापानी बुखार, रोटा वायरस, पोलियो, मीजल, रूबेला, इस तरह के 11 रोग हैं, डिप्थीरिया वगैरह, टेटनस, इनकी वैक्सीन भारत सरकार पिलाती है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये चल रहा है और इसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इंडिया का।
बाकी वो कंट्री कौन सा है जिसमें सबसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दवाई नहीं पी, यानी जीरो डोज चिल्ड्रन, तो यमन में 1.68% बच्चे ऐसे हैं जो जीरो डोज चिल्ड्रन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और भारत में यह सिर्फ 0.06%। ये डेटा यूएनआईजीए ने दिया, यूएनआईजीए में बना था 2004 में, 2004 में ये बना था। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक दो चीजें अचीव करनी है इंडिया को। एक तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है वो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है वो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए हर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उससे। तो ये भी जो चीजें हैं हमें अचीव करनी है। संपत्ति जमा शाखाओं ग्राहकों कर्मचारियों के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने कौन सी वर्षगांठ बनाई, तो इन्होंने अपनी 70वीं वर्षगांठ बनाई। ये कंपैरिजन करते हैं 1955 से लेकर अब तक 70 साल बाद क्या बदला है। 1955 से लेकर अब तक आप देखें एसबीआई में डिपॉजिट कितना है, पैसा 53 लाख करोड़, बल्कि लगभग 54 लाख करोड़। लोन कितना दिया इसने, 41 लाख करोड़। इसका प्रॉफिट रहा पिछले साल 70,901 करोड़। भारत की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी पूरे इंडिया की। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक था, 67,000 करोड़ प्रॉफिट था। तीसरे नंबर पर एलआईसी 48,000 करोड़, चौथे पे टाटा कंसल्टेंसी 48,000 करोड़, पांचवें आईसीआईसीआई बैंक 47,000 करोड़। तो ये पांच सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियां थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.36 लाख लोग काम करते हैं, 22,937 ब्रांचेस हैं आज की तारीख में एसबीआई की, और हर चीज में इसका हिस्सा भारत में लगभग 20% के आसपास है। जैसे गोल्ड लोन में 20% के आसपास है, डिपॉजिट में लगभग 20%, लोन में 20%, रिटेल लोन में 25%, होम लोन में 27%। इससे पता चलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी बड़ी चीज है। समझ में आया? भारत में जितने भी एटीएम है 29% एटीएम एसबीआई के, तो इससे पता चलता है एसबीआई कितनी बड़ी चीज है। 70,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में कमाना, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये सब एसबीआई ने करके दिखाया है, 70वीं एनिवर्सरी एसबीआई ने मनाई है। कौन से देश ने सैटेलाइट लॉन्च करी है, सैटेलाइट का नाम है GOSAT-GW, यानी ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीनहाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। ये हमारे ऊपरी वातावरण में नजर रखेगी इन सब चीजों पे, ग्रीनहाउस गैसेस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन पे नजर रखेगी, राइट। कितनी है, और रॉकेट यूज करा है H2A। H2A रॉकेट बनाया है मित्सुबिशी कंपनी ने, और कंट्री का नाम है जापान। जापान की सैटेलाइट है, जापान की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं JAXA। इनका जो ये रॉकेट H2A, इसका ये 50वां और आखिरी मिशन था। अब ये नया रॉकेट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है H3, और जापान ने पिछले साल चांद पे मिशन किया था, स्लिम मिशन। इसमें उन्होंने जो अंतरिक्ष यान यूज किया था उसका नाम था हायाबुसा 2 स्लिम मिशन, जो है ये जापान ने पिछले साल लॉन्च किया था। यहाँ पे जापान के बारे में छोटी सी जरूरत बताना चाहूंगा। जापान की दवाइयों की कंपनी है जिसका नाम है टकेडा। इसने डेंगू की दवाई बनाई है जिसका नाम है टाक 003। इसे बाजार में क्यू डेंगा के नाम से बिकेगी, इंडिया में क्यू डेंगा के नाम से बिकेगी। तो टकेडा ने पार्टनरशिप करी है भारत की हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ, और डेंगू की दवाई भारत में बिकेगी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री इन्होंने कौन से शहर में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया। क्रूज टूरिज्म भारत में बढ़ रहा है, तो आसियान कंट्रीज को इनवाइट किया गया था चेन्नई में। चेन्नई में एक भारत की क्रूज कंपनी है कोडेलिया, उनका जहाज सबसे बड़ा MV एम्प्रेस चेन्नई में तैनात था। उसके ऊपर ये डायलॉग हुआ, MV एम्प्रेस जहाज कोडेलिया क्रूज कंपनी का है चेन्नई पोर्ट पे। ये वार्ता हमने आसियान देशों के साथ की कि हम साथ मिलकर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। और आसियान में 11 कंट्री हो गए, 11 की 11 कंट्री यहाँ पे आए थे। 11 कंट्री जो आसियान का मेंबर बना है वो है तिमोर लेस्टे, जिसको ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है, ईस्ट तिमोर भी कहा जाता है। बाकी ये भी बताना चाहूंगा, ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, इन्होंने कंपनी को एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर करा लिया है। ये पहली कंपनी है, पहली एनबीएफसी भारत की जो मैरीटाइम सेक्टर में काम करेगी। इसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑलरेडी मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिल गया है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा उस कंपनी को मिलता है जो पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिटेबल हो और जिसका प्रॉफिट एक साल 3 में से कम 30 करोड़ होना चाहिए। तो ये भारत की पहली एनबीएफसी है जो मैरीटाइम सेक्टर में है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, इसको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बोलते थे। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह ये सभी को चूज करती है, अपॉइंट करती है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। फिर इसका नाम बदल के ये संगठन बना 2016 में, फिर इसका नाम बदल दिया और एफएसआई कर दिया 2022 में, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसके चेयरमैन कौन बने रहेंगे एक साल के लिए, और इनका नाम है भानु प्रताप शर्मा। तो भानु प्रताप शर्मा और एफएसआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एक्सेंचर, एक अमेरिका की कंसल्टिंग कंपनी बहुत बड़ी एक्सेंचर, उसने कौन से आईआईटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस ऑटोमोटिव रिसर्च के साथ पार्टनरशिप करी है। इस आईआईटी का जो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस ऑटोमोटिव रिसर्च, यहाँ पे ये अपने प्लेटफॉर्म लर्न वेंटेज सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल एकेडमी के द्वारा उनका कौशल विकास करेगी, उनके बच्चों का ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट करेगी। तो ये है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का है ये CAR यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस ऑटोमोटिव रिसर्च, और एक्सेंचर अपने लर्न वेंटेज एकेडमी के द्वारा इनका कौशल विकास करेगी। कौन से राज्य ने 1 जुलाई से टीचर्स को कहा है कि वो हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पे अटेंडेंस अपनी लगाएंगे डिजिटल रूप से। सरकारी स्कूलों में टीचर्स जो है उन पे अक्सर इल्जाम लगते हैं कि वो सरकारी स्कूलों में उनकी अटेंडेंस कम होती है, तो अब डिजिटल अटेंडेंस लगा करेगी उनकी हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पे। और हमारे शिक्षक जो प्लेटफॉर्म है ये मध्य प्रदेश सरकार का है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। और इनका एक पोर्टल है जिसका नाम है एजुकेशन 3 पोर्टल। एजुकेशन 3 पोर्टल के ऊपर हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप भी होगी और वेबसाइट भी होगी, हमारे शिक्षक अपनी अटेंडेंस लगा पाएंगे। एजुकेशन 3 पोर्टल तो 1 अप्रैल से चालू हो गया था और हमारे शिक्षक जो है 1 जुलाई से चालू हो गया है। बाकी मैं बताना चाहूंगा, अभी एक काउंटिंग हुई थी कि भारत के कौन से टाइगर रिजर्व में जो शाकाहारी जानवर जिनको शेर वगैरह खाते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो कान्हा टाइगर रिजर्व में है। पूरे इंडिया में 1 लाख से ज्यादा शाकाहारी जानवर जैसे हिरण वगैरह ये सब, जिनको शेर या जो मतलब बाघ टाइगर खा सकते हैं। हाल ही में हमारी जो सरकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए, वैसे तो सभी सेक्टर पर ध्यान दिया है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे खास तौर पर दिया, एक स्कीम स्टार्ट करी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 2 साल के लिए, पहली बार इसकी अनाउंसमेंट पिछले साल के बजट में हुई थी 2024 के, लेकिन स्टार्ट अप करिए। तो इसमें अगर आप रोजगार आपको मिलता है पहली बार, फर्स्ट टाइम आपको पहली बार नौकरी लगती है आपकी, तो आपको 1 महीने का वेतन कितने रुपए तक मैक्सिमम मिलेगा, तो आपको 15,000 रुपए वन टाइम सरकार देगी, 2 किस्तों में देगी। मैक्सिमम आपको 15,000 मिलेगा और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो 15,000 रुपए तक मैक्सिमम आपको सरकार देगी। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है और आपने नई नौकरी ज्वाइन करी है, तो सरकार आपको मैक्सिमम तो 15,000 ही देगी। 1 महीने की सैलरी मैक्सिमम 15,000 तक आपको देगी, 7,500 आपको देगी 6 महीने के बाद, और बचे हुए 7,500 आपको और 6 महीने यानी 1 साल के बाद। समझ आ गया आपको? तो ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, इसके लिए 2 साल के लिए शुरू करी है और सरकार इसमें टोटल खर्चा करेगी 99,446 करोड़, 99,446 करोड़। और ये 2 साल कौन से हैं? 1 अगस्त कोई भी नौकरी जो दी जाती है 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027, ये 2 साल का टाइम है। तो उसमें नौकरी देने वाले को भी कुछ मिलेगा और नौकरी लेने वाले को भी कुछ मिलेगा। तो सरकार का टारगेट क्या है? सरकार का टारगेट इसमें ये है कि हम इसमें नई मतलब टोटल नौकरियां जो है वो है 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ नौकरियां हम देना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं देश में। इनमें जो फर्स्ट टाइम वाले होंगे वो होंगे 1.92 करोड़। इनमें से टोटल नौकरियां 3.5 करोड़ नई नौकरियां क्रिएट करेंगे हम, और 1.92 करोड़ इसमें फर्स्ट टाइम होंगे जिनको पहली बार नौकरी मिलेगी। तो जिनको पहली बार नौकरी मिलेगी उनको उनकी 1 मंथ की सैलरी मैक्सिमम 15,000 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। ये उनके लिए है जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है, तो उनको 1 महीने की सैलरी लेकिन मैक्सिमम 15,000 तक वो एलिजिबल होंगे। अगर किसी की सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो फिर उसे ये मैक्सिमम 15,000 नहीं मिलेंगे। इसमें पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद और दूसरी 1 साल के बाद मिलेगी। इससे बेनिफिट होगा 1.92 करोड़ उन लोगों को जो पहली बार नौकरी करेंगे। अच्छा, नौकरी देने वाले हैं उनको क्या फायदा है? उनको फायदा ये है, उसको कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन उसमें ये है, नौकरी जो दे रहे हैं कि नौकरी अगर आप 10,000 रुपए तक दे रहे हो तो आपको हर एम्प्लॉय पे पर मंथ 1,000 रुपए मिलेगा 2 साल के लिए लगातार। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई नौकरी दे रहे हो किसी को, तो 4 साल तक आपको हर महीने 1,000 रुपए हर एम्प्लॉय के ऊपर मिलता रहेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को नौकरी दे रहे हो जिसकी सैलरी 10 से 20,000 के बीच में है, तो आपको 2,000 रुपए महीना हर एम्प्लॉय पे सरकार देगी 2 साल तक, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक। और अगर आप किसी को वेतन दे रहे हो 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में सैलरी है किसी पर्सन की, तो आपको 3,000 रुपए महीना हर एम्प्लॉय के ऊपर 2 साल तक सरकार देगी। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दे रहे हो आप नौकरी तो 4 साल तक। समझ आया? तो कंडीशन ये है, अगर आपकी कंपनी में 50 कर्मचारी से कम काम करते हैं, 50 से कम कर्मचारी हैं अगर आपकी कंपनी में, तो आपको कम से कम 2 लोगों को नौकरी देनी है और तभी आपको ये सब मिलेगा इंसेंटिव। और अगर आपकी कंपनी में 50 या 50 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आपको 5 लोगों को मिनिमम नौकरी देनी पड़ेगी।
मिनिमम 5 लोगों को देनी पड़ेगी। तो हर एम्प्लॉय पे आपको 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ या 3000 पर मंथ 2 साल के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल के लिए मिलता रहेगा इस स्लैब के हिसाब से। तो नौकरी जिनको मिल रही है उनके लिए भी इसमें कुछ है और नौकरी जो दे रहे हैं उनके लिए भी इसमें कुछ है। अंडरस्टूड? तो ये है स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और जो भी पैसा मिलेगा आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सीधा आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। राष्ट्रीय खेल नीति आ गई है भारत की 2025 नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ये कौन सी पुरानी खेल नीति को रिप्लेस करेगी? नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 में जो आई थी उसको रिप्लेस करेगी। तो ये 5 स्तंभ है, इसके 5 पिलर हैं, इनमें से कौन सा वो पिलर नहीं है? तो भारत के आंदोलन के रूप में खेल यानी स्पोर्ट्स एज इंडियाज मूवमेंट नहीं है बल्कि पीपल्स मूवमेंट है। इंडियाज मूवमेंट नहीं, पीपल्स मूवमेंट। मैं आपको 5 स्तंभ बता देता हूं। तो भारत की नई खेल नीति, पहला है नेशंस एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज, यानी भारत जो है ग्लोबल स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करे, हमें स्पोर्ट्स ओलंपिक्स वगैरह ये जो गेम्स हैं मेडल लेके आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी स्पोर्ट्स को हम आर्थिक विकास के लिए भी यूज करें, लोगों के सामाजिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज करें। पीपल्स मूवमेंट, स्पोर्ट्स एक खेलों का पीपल्स का मूवमेंट होना चाहिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी हमें से जोड़ना है जिससे स्कूली स्तर पे खेल का विकास हो सके। तो ये है हमारी नई खेल नीति। और अभी आपको बता दूं हमारे खेल मंत्रालय ने काम और करा है, माई भारत मेरा युवा भारत वर्जन 2 लॉन्च कर दिया है। पहली बार ये प्लेटफॉर्म जब लॉन्च हुआ था 31 अक्टूबर 2023 को हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस पे वॉलंटियरिंग स्वयं सेवा देने वाले संगठन और स्वयं सेवा में इंटरेस्टेड यूथ एक ही मंच पे होते हैं। माई भारत 2 अब ये दूसरी बार लॉन्च हुआ है, अपग्रेडेड। इसको किसने लॉन्च करा है? बनाया किसने? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के अधीन काम करता है। ये युवा खेल मंत्रालय का है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बार जयपुर में हो रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। नवंबर 2025 में 5वीं बार हो रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये भी आपको नहीं भूलना है। तो 5 स्तंभ है इसमें, राइट? जो नई खेल नीति है इसके अंदर 5 पिलर है जिन पे ये खड़ी होगी। समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कंपटीशन हुआ था नेशनल लेवल का, नेशनल स्किल ओलंपियाड। इसमें विनर को 1 लाख, सेकंड जो आया उसे 75,000 और थर्ड जो आया उसे 50,000 दिया गया उस कंपनी को। तो सेफ्टी हाइजीन वगैरह कई सारे क्राइटेरिया थे जिस पे कंपनी को जज किया गया, जैसे क्वालिटी, हाइजीन, प्रेजेंटेशन वगैरह। तो विनर कौन था मैं बताऊंगा। ये कंपटीशन किसने करवाया था? ये हमारा जो सी फूड एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाने के लिए एमपेडा ने कराया था, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये जो एमपेडा है ये किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो फर्स्ट टीम आई थी वो थी केरल के मल्लीपुरम की थनसेर केआर, तो इनको विजेता डिक्लेयर किया गया। एमपेडा बना था 1972 में, जो हमारे सी फूड वगैरह है इसको एक्सपोर्ट इसका बढ़ाने के लिए ये संगठन बना था। पूर्ण इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, कौन से देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है? भारत तीसरे नंबर पे था। इंडिया में 64 कंपनियां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 अरब हो जाता है। और यूनिकॉर्न एक जानवर भी होता है, घोड़ा एक सिंह के साथ इमेजिन करिए वैसा जानवर होता है यूनिकॉर्न। ये स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, स्कॉटलैंड देश का नेशनल एनिमल भी है। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं पहले। अमेरिका में टोटल यूनिकॉर्न है 758, यानी 758 कंपनियां ऐसी हैं जिनका बाजारी पूंजीकरण 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे चाइना 343, तीसरे नंबर पे इंडिया 64, चौथे पे है ब्रिटेन 61 और पांचवें नंबर पे है जर्मनी। अगर शहरों की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को शहर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है 199, दूसरे पे है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में 142 कंपनियां यूनिकॉर्न है। उसके बाद भारत में नंबर 1 बेंगलोर है, लेकिन बेंगलोर दुनिया में 7वें नंबर पे है। भारत में बेंगलोर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, तो भारत में टोटल 64 कंपनियां यूनिकॉर्न है। भारत में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है ज़ेरोधा, यूनिक जो स्टार्टअप्स उनके मामले में ज़ेरोधा, जिसका बाजारी पूंजीकरण 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और अगर पूरी दुनिया में बात करें तो 1523 कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न है। और नई कंपनियों की बात करें जो अभी यूनिकॉर्न बनी है तो उसमें भी अमेरिका नंबर 108, नई यूनिकॉर्न चाइना में 36 जो नए यूनिकॉर्न बने हैं। तो तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कौन से सेक्टर में है? तो वो है फिनटेक सेक्टर। फिनटेक में 197 कंपनियां यूनिकॉर्न है, दूसरे में है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS, तीसरे पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथे पे ई-कॉमर्स, पांचवें पे हेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये 5 टॉप सेक्टर है जिनमें यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा है। दुनिया की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स, इसका बाजारी पूंजीकरण है 350 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पे है चाइना की कंपनी बाइटडांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, इसका बाजारी पूंजीकरण है 300 अरब डॉलर। तो ये दुनिया के सबसे जो है वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है। और ये जो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये शंघाई वाला जो है उन्होंने इस इंडेक्स को दिया है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2 और इंडिया नंबर 3 पे। वैसे इंडिया में अभी क्या कोई यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? जी हां, इंडिया में बनी है। अभी 5वीं कंपनी भारत में यूनिकॉर्न बनी है 2025 की, जिसका नाम है जम्बोटेल। ई-कॉमर्स पे काम करती है जम्बोटेल। इसके अलावा भारत में नेत्रडाइन और पोर्टर लॉजिस्टिक कंपनी, जस्ट पे फिनटेक कंपनी और पेट फूड कंपनी ड्रोल्स, ये सब अभी इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनियां बनी है, ये भी आपको नहीं भूलना है। भारतीय रेलवे ने एक ऐप लॉन्च करा जिसमें ऑल इन वन आपको सब चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। यूजर फ्रेंडली ऐप, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रेल वन। और रेल वन को किसने बनाया है? क्रिस ने। क्रिस एक संगठन है जिसके 40 साल पूरे हुए हैं, तो अपनी 40वीं जयंती पे इन्होंने ये जो है लॉन्च करा है। क्रिस कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी है, इसको क्रिस कहा जाता है। तो इसने इस ऐप को बनाया है। क्रिस मतलब सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्होंने रेल वन को बनाया। तो रेल वन में क्या सुविधाएं हैं? इसमें आप आर वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं, लाइव ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेन कहां पहुंची है, शिकायतों का निवारण, ई कैटरिंग, पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी भी आप इसे बुक कर सकते हैं। तो क्रिस के द्वारा बनाया गया सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसका नाम है रेल वन। बाकी अगर आपको आरक्षित टिकट चाहिए तो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे ही जाना होगा, ठीक है? तो ये सब करा है अभी। और आपको ये बता दूं कि अभी एक चीज और लॉन्च हुई है रेलवे के द्वारा, वो है कवच 5, कवच वर्जन 5। मुंबई के सबअर्बन रेलवे में लॉन्च किया गया था। कवच को किसने बनाया है? आरडीएसओ लखनऊ। आरडीएसओ भी रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी कंपनी है। आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में है ये। तो ट्रेन एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ये, दो ट्रेन को आपस में टकराने से रोकता है। कवच का 5th वर्जन आया है और ये लॉन्च किया गया था अभी मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क पे, मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में लॉन्च किया गया। अंडरस्टूड? भारत के कौन से राज्य की सरकार है जिसने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है? अगर बच्चे ने 12वीं क्लास पास कर ली, कम से कम 12वीं पास या आईटीआई का डिप्लोमा ले रखा है या यूजी या पीजी कर रखा है, तो उसे इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जहां वो अप्रेंटिसशिप करके काम सीख सकता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, राइट? तो उसमें उसको इंटर्नशिप में पैसा भी मिलेगा। तो बिहार सरकार ने शुरू करी है ये योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये उन युवाओं के लिए है जिनकी उम्र 18 से 28 के बीच में, 18 से 28 के बीच में है। तो इसमें उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये ट्रेनिंग 3 से लेकर 12 महीने तक चलेगी, 3 से लेकर 12 महीने तक ये चलेगी। और उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। और कितना मिलेगा? तो अगर आपने मान लो सिर्फ 12वीं पास कर रखी है तो 4000 रुपए महीना, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा ले रखा है तो 5000 रुपए महीना, यूजी पीजी कर रखी है तो 6000 रुपए महीना। अगर आप अपने जिले जो आप जिले में रहते हो उस जिले को छोड़ के दूसरे जिले में जाके इंटर्नशिप कर रहे हो तो 2000 रुपए एक्स्ट्रा। और अगर आप राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके इंटर्नशिप कर रहे हो तो 5000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। समझ आया? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो आपको लाइवलीहुड सपोर्ट मिलेगा, यानी जो आपको 5000 रुपए और ये जो 2000 रुपए मिल रहा है लाइवलीहुड सपोर्ट, ये सिर्फ आपको मैक्सिमम 3 महीने के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो 3 आपको जो है 3 महीने के लिए 2000 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा। और अगर आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो फिर आपको 5000 रुपए पर मंथ, लेकिन वो मैक्सिमम आपको लाइवलीहुड सपोर्ट 3 महीने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की ट्रेनिंग मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी, उसमें आपको 4000 रुपए महीना मिलेगा अगर 12वीं पास है, आईटीआई डिप्लोमा तो 5000 और यूजी पीजी रखा है तो आपने 6000 रुपए महीना। तो ये है। और बिहार भारत का पहला राज्य जिसमें ई वोटिंग सिस्टम होगा। अभी बिहार में चुनाव वाले तो ई वोटिंग सिस्टम वहां पे स्टार्ट हो गया है, ये ध्यान रखिए। क्या बिहार में कोई नया थर्मल पावर प्लांट लगा है? जी हां, नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहा है यहाँ पे बिहार में, जिसकी क्षमता है 2400 मेगावाट। यहाँ पे 3 यूनिट लग रही है 800 मेगावाट की, तो टोटल 2400 मेगावाट। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, वहां की बात मैं कर रहा हूँ। और गया का नाम फल्गु नदी के किनारे गया है, जिसका नाम गया जी हो गया है अब, ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा संगठन है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीए के साथ मिलकर सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम का परीक्षण कर रहा है? इस पे आप इमरजेंसी वार्निंग दे पाएंगे लोगों को, जहां पे कोई डिजास्टर आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, कुछ हो गया, तो वहां पे जो लोग हैं उनको आप इनको उनके मोबाइल पे आप रियल टाइम में वास्तविक समय में पूरे भारत में आपातकालीन चेतावनी दे पाएंगे। सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम को लागू करेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, किसके साथ मिलकर? एनडीए में। एनडीए में काम करता है गृह मंत्रालय के अधीन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम काम करता है संचार मंत्रालय के अधीन यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा ही सिस्टम हो रहा है सचेत, सचेत को भी एनडीए में नहीं तैयार करा है।
सचेत जो सिस्टम है, सचेत ऐप, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था काफी इंपॉर्टेंट ऐप है ये। इस पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको बहुत सारे अलर्ट वगैरह भेजेगा, तो इसको लागू कौन करेगा, बनाई किसने, एनडीए में नहीं बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है एनडीए में, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऐप है, राइट। तो सीडीओटी ने एनडीए के साथ मिलकर बनाई है सचेत। हाल ही में गृह मंत्री ने पैकेजिंग ब्रांडिंग, हल्दी की पैकेजिंग ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कराया। कहां पे? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो बना है, ये इसका हेडक्वार्टर होगा निजामाबाद तेलंगाना में। निजामाबाद तेलंगाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये किसके अंदर काम करेगा? ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करेगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो बेसिकली टर्मरिक का जो पहले टर्मरिक स्पाइसेस बोर्ड के अधीन आता था, मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड जो कोची केरला में है, लेकिन अब टर्मरिक के लिए अलग से बना दिया नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राइट। तो तेलंगाना में क्यों बना इसका हेडक्वार्टर? क्योंकि तेलंगाना भारत के टॉप टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब, इसलिए तो ये बहुत सारी हेल्प करेगा। सरकार ने टारगेट रखा है, हमें 1 अरब डॉलर का हल्दी का निर्यात करना है 2030 तक, तो इसको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। इसमें कौन कौन होगा? इसमें एक चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन अभी कौन बना है? पल्ले गंगा रेड्डी, ये पहले चेयरपर्सन बने हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। एक चेयरपर्सन होगा, केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, एक सचिव होगा यानी सेक्रेटरी, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करेगा। इसके अलावा इसमें 4 मंत्रालयों से मेंबर आएंगे, एक आयुष मंत्रालय, एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, एक इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इन 4 मंत्रालयों से इसमें मेंबर होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय, क्योंकि मेघालय में भी लाका डाउन टर्मरिक काफी फेमस है, तो इनसे भी मेंबर इसमें होंगे, स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन भी होगा रोटेशन बेसिस पे, तो ये सब ये काम करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में 20 राज्यों में हल्दी उगाया जाता है, इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं हल्दी को, कई बार इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं हल्दी में, गोल्डन स्पाइस भी से कहा जाता है। स्वर्णिम मसाला, भारत में 3 लाख हेक्टेयर जमीन पे हल्दी की खेती होती है, और फाइनेंशियल ईयर 24 जो लेटेस्ट अवेलेबल है उसमें 10.74 लाख टन का टर्मरिक उत्पादन हमने किया था। दुनिया का 70% हल्दी भारत में होता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है हल्दी का। और हम हल्दी एक्सपोर्ट कहां करते हैं? अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया वगैरह में हम हल्दी को एक्सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो 24 है, हमारा हल्दी कितना उत्पादन हमने करा इंडिया में? 10.74 लाख टन, इसमें से 1.62 लाख टन हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, या कह सकते हैं 10% से ज्यादा हल्दी हमने एक्सपोर्ट कर दी थी। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले चेयरमैन बने हैं 3 साल के लिए पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी। तो ये हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, कहां पे है? तो ये है निजामाबाद तेलंगाना में। कौन से देश ने आधिकारिक तौर पर सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है? इसमें आर्टिफिशियली आप डीएनए बना सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट ब्रिटेन ने स्टार्ट करा है, तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें ह्यूमन डीएनए बिल्कुल स्क्रैच से आप बना सकते हैं लैबोरेटरी में। इसमें फाइनेंशियल बैकिंग दी है वेलकॉम ट्रस्ट ने। इस प्रोजेक्ट के लिए एक एनजीओ है वेलकॉम ट्रस्ट, ये मेडिकल दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी है, इन्होंने 10 मिलियन पाउंड दिया है इस रिसर्च के लिए। ये चैरिटी वेलकॉम ट्रस्ट हेनरी वेलकॉम ने स्टार्ट की थी 1936 में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट आई है अभी, एनिमल डिस्कवरी और प्लांट डिस्कवरी, यानी भारत में कितने नए पौधे और कितने नए जंतु हैं जिनकी खोज हुई 2024 में। ये रिपोर्ट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पौधों के लिए, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनिमल्स के लिए। तो दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में, दोनों काम करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अधीन। तो पहले बात करते हैं जीवों की, जंतुओं की, तो केरल आंसर है, और पौधों में भी आंसर केरल है, सब ज्यादा प्रजातियां देख लेते हैं। तो अगर जंतुओं की बात करें तो 683 नई प्रजातियां हमने खोजी जानवरों की 2024 में, सबसे ज्यादा केरल, केरल में कितनी? 101, दूसरे नंबर पे था कर्नाटक 82, ठीक है। अब बात करते हैं पौधों की, तो पौधों में अगेन सबसे ज्यादा प्रजातियां केरल में खोजी गई 58, दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र 45, तीसरे नंबर पे था उत्तराखंड 40। तो फर्स्ट दोनों में केरल था, सबसे ज्यादा जो प्रजातियां हमने पौधों की और जंतुओं की जो खोजी वो केरल में ही खोजी 2024 में। तो ये डेटा दिया है अभी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में, दोनों हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है अभी, जिसका नाम है टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व, मतलब मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व। तो ये 88 करोड़ का खर्चा होगा, 2026-27 तक चलेगा, और 80 फॉरेस्ट डिवीजन, 80 वन विभागों में अभी ये चलेगा ये प्रोजेक्ट, और इसको लागू करेगा एनटीसीए, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो तड़ोबा टाइगर रिजर्व दुधवा पीलीभीत यूपी में जो है, तड़ोबा महाराष्ट्र में, रणथंभौर राजस्थान में, वायनाड केरला, कई सारे टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मानव बाघ संघर्ष देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी में पहला आयुष यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करा, जिसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। कहाँ पे सेटअप की गई है? गोरखपुर में की गई है, गोरखपुर में सेटअप की गई है, और बहुत सारे जो कोर्सेज आयुष के वो ये करवाएगी। इसमें आयुष के जो कॉलेजेस हैं, लगभग 98 कॉलेजेस आयुष के वो एफिलिएटेड रहेंगे इस यूनिवर्सिटी में। इनमें से 76 है आयुर्वेद के कॉलेज, 10 है यूनानी और 12 होम्योपैथी, तो टोटल 98 आयुष कॉलेजेस एफिलिएटेड रहेगी, इससे एफिलिएटेड रहेंगे। तो पिपरी करके जिला गोरखपुर में वहाँ पे सेटअप की गई, 52 एकड़ जमीन पे 268 करोड़ रुपए इसको स्थापित करने में खर्चा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और आयुष मंत्रालय के अधीन होगी है, तो ये है पहली यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी। इसका उद्घाटन किसने करा? खुद भारत की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अभी यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो बच्चों का हुआ वो किसने जीता? ये जीता भारत की आयुष शेट्टी ने, बहुत बड़ी बात है। आयुष शेट्टी ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया। महिलाओं में जीता ये अमेरिका की बीबिन जैंग ने, ये नाम चाइनीज लग रहा है लेकिन अमेरिका की बीबिन जैंग, इन्होंने भारत की तन्वी शर्मा को हराया। तो ये था बैडमिंटन टूर्नामेंट। विश्व एलर्जी सप्ताह ये कब मनाया गया? कब से कब तक? 29 जून से 5 जुलाई तक, 29 जून से 5 जुलाई तक ये सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलवॉकी में है। मिलवॉकी नाम की जो जगह है वो कहाँ है? ये अमेरिका में एक राज्य है, विस्कॉन्सिन, वहाँ पे है मिलवॉकी। इस बार इसका थीम था एनाफ्लेक्सिस अ प्रिवेंटेबल थ्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनाफ्लेक्सिस क्या होता है? अभी आपने देखा होगा करिश्मा कपूर के जो पूर्व पति थे, जिनका नाम था संजय कपूर, की डेथ हो गई, वो गोल्फ खेल रहे थे ब्रिटेन में, वहाँ पे एक मधुमक्खी उनके गले में काटी, उससे वो एलर्जी से मर गए, तुरंत एनाफ्लेक्सिस हो गया। तो एलर्जी कोई छोटी चीज नहीं है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये 29 जून से 5 जुलाई तक वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्टार्ट करी है, जिसका नाम है आरडीआई योजना। आरडीआई की फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसमें कितना खर्चा सरकार करेगी? तो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करेगी, 1 लाख करोड़। तो जो हमारा कैबिनेट है, यानी कि हमारा यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब यूनियन कैबिनेट, उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। सबसे पहली बार 2024 यानी पिछले साल का जब बजट आया था ना, उसमें इस योजना की बात हुई थी। तो ये योजना है क्या? देखो नाम से पता चल रहा है, हम इसमें रिसर्च यानी अनुसंधान, डेवलपमेंट यानी विकास, और इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देंगे। किसके द्वारा बढ़ावा देंगे? प्राइवेट कंपनियां। तो प्राइवेट कंपनियों को पैसा चाहिए होता है, क्या हम प्राइवेट कंपनियों को इसमें ऐसे ही पैसा दे देंगे कि करो रिसर्च? नहीं, लोन देंगे हम इसमें। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें हम देंगे लोन, और ये जो लोन होगा उस पर जो हम ब्याज लेंगे वो बहुत ही कम होगा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, आप कह सकते हैं बिल्कुल जीरो के बराबर, मतलब काफी कम या निल हम इसको ब्याज को लेंगे, जिससे प्राइवेट कंपनियों को इतना सस्ता लोन मिल जाए जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसको फिर वो यूज कर सकें टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए। और ये रिसर्च जो है हम कौन से सेक्टर में चाहते हैं? या तो कोई स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो या फिर सनराइज सेक्टर हो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब जो हमारे देश का रणनीतिक सेक्टर है, जैसे मान लो एरोस्पेस सेक्टर है या वेपन्स है, डिफेंस का कोई चीज है, तो ये सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर होते हैं। सनराइज मतलब क्या होता है? सूर्य उदय। तो जो उदय हो रहे हैं सेक्टर अभी, जो उभरते सेक्टर है, जैसे ड्रोन, आज से 25 साल पहले ड्रोन नहीं थे, ड्रोन वाली जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं थी, लेकिन अभी एक सनराइज सेक्टर है, अभी भी अपने मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचे सेक्टर। इसी तरह क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, आज से 30-40 साल पहले क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज वगैरह की उतनी कोई बात नहीं करता था, तो ये एग्जांपल है सनराइज सेक्टर का। समझ में आया? तो हम चाहते हैं कि जो सनराइज सेक्टर, इवन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एक सनराइज सेक्टर है, उभरता हुआ सेक्टर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये एक उभरता हुआ सेक्टर है। तो हम चाहते हैं कि इन सब में जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिसर्च करे। अब एक दो चीजें आपको बता दूं इससे पहले मैं इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने के लिए। देखिए पहली बात तो इस स्कीम को लागू कौन करेगा?
यानी इस स्कीम का जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सा है, इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप जानते हैं कि जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नोडल मंत्रालय नोडल विभाग बनाया गया क्योंकि डिपार्टमेंट विभाग है, मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो ये इसको लागू करेगा यानी नोडल डिपार्टमेंट का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर चीजें। अब हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आता था जिसका काम था वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, और ये संगठन 2008 में बना था। इसको बोला करते थे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। नाम से पता चल रहा है इसका काम था साइंस और इंजीनियरिंग यानी विज्ञान और अभियांत्रिकी जो होता है, इंजीनियरिंग जो होता है उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो बोर्ड था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने 2008 में बनाया था। अब 2023 में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह किसने ले ली, एएनआरएफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कुछ नहीं था, 2023 में जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था इसी को खत्म करके अब अनुसंधान की सारी जिम्मेदारी हो गई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये चीज आपको बतानी काफी जरूरी थी आगे समझाने के लिए। तो ये है हमारा कैबिनेट डिसीजन, आप देख सकते हैं 1 जुलाई को मीटिंग हुई थी कैबिनेट की और 1 लाख करोड़ की लागत से आरडीआई स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अब एक बात, इस स्कीम को मैंने बताया लागू कौन करेगा यानी इंप्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन क्या आता है, एएनआरएफ। और एएनआरएफ जो होता है इसका एक गवर्निंग बोर्ड होता है, एक गवर्निंग बोर्ड होता है और गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं, गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं। तो वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देंगे इस योजना को, यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो गवर्निंग बोर्ड है जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं, वो गवर्निंग बोर्ड इसको रणनीतिक दिशा देगा इस योजना को, आरडीआई स्कीम को। अंडरस्टूड। और इसमें ये जो 1 लाख करोड़ है आएगा कहां से, जैसे हम आरडीआई स्कीम में 1 लाख करोड़, तो ये बजट से आएगा, ये बजट से आएगा यानी हर साल का जो बजट आएगा उसमें इस योजना के लिए, आरडीआई योजना के लिए कुछ ना कुछ पैसा सरकार डालेगी। मैं ये नहीं कह रहा सारा 1 लाख करोड़ एक साथ डाल देगी, किसी साल 20,000 करोड़, किसी साल 25,000 करोड़, तो कोई इसमें समय सीमा नहीं बताई कि ये पैसा कितने साल में खर्च होगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। लेकिन हाँ ये बताया है कि जो कैबिनेट है जब बजट आएगा तो उसमें उसके लिए प्रोविजन करेगा कि भाई ये योजना पे इतना खर्चा होगा। अब ये जो पैसा दिया जाएगा यानी कि आरडीआई स्कीम को जो हमारी यूनियन कैबिनेट या हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देगी आरडीआई फंड में, ये रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम का जो फंड होगा उसमें, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा स्पेशल पर्पस फंड। स्पेशल पर्पस फंड उसे कहा जाएगा। और स्पेशल पर्पस फंड में जो हमारी केंद्र सरकार पैसा डालेगी वो 50 साल के लिए डालेगी और वो भी इंटरेस्ट फ्री, वो भी इंटरेस्ट फ्री, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन एक तरह से आरडीआई स्कीम के लिए एक स्पेशल पर्पस फंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अधीन आता है जिसको 50 साल के लिए 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और फिर ये उसे आगे इंडस्ट्रीज को लोन देंगे। वो भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री देंगे, हाँ आरडीआई में जो आएगा पैसा एसपीएफ में वो तो इंटरेस्ट फ्री होगा, लेकिन जो ये आगे देंगे वैसा नहीं है कि इंटरेस्ट फ्री हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे वो देंगे। तो ये है वो स्कीम, मेरे ख्याल से इतना काफी आपके लिए जानने के लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कुछ छोटी चीजें हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी होगा। ये जो स्कीम मैंने आपको बताई आरडीआई स्कीम, तो एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी होगा, मतलब बहुत सारे उसमें सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे। और आप जानते हो भारत के जितने भी सेक्रेटरी होते हैं सबसे ऊंचा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवों का एक ग्रुप बनेगा, वो इस योजना के प्रदर्शन की समीक्षा के अलावा योजना में कोई बदलाव है, क्षेत्रों और परियोजनाओं के प्रकार के साथ साथ दूसरे स्तर के फंड मैनेजर को मंजूरी देने के लिए भी जिम्मेदार होगा। तो एक ये कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो है, ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी ये भी इस योजना की प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और अगर इस योजना में कोई बदलाव है उसको भी देखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ऑर्बिटिंग नाउ, इन्होंने अपना लेटेस्ट डेटा दिया है 29 जून 2025 तक। इसके अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 12,952 सक्रिय ऑब्जेक्ट हैं अभी। तो इस डेटा के आधार पर किस देश के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? देखो हमारी जो धरती है इसको धरती मान लेते हैं यानी कि अर्थ, तो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाती है कोई भी चीजें। मान लो हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा तो वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे ही हमने कोई मान लो कोई कुछ और छोड़ा तो धरती के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहेगा। अब ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं इस समय जो धरती के चारों चक्कर लगा रही हैं, तो उनकी संख्या है 12,952। 12,952 ये डेटा दिया है एक कंपनी ने, इस कंपनी का नाम है कोंग्सबर्ग नैनो एवियोनिक्स। कोंग्सबर्ग नैनो एवियोनिक्स का ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना। ये सैटेलाइट कंपनी है, मतलब सैटेलाइट की सारी चीजों में नजर रखती है। इन्होंने कहा कि धरती के आसपास लगभग 12,952 चीजें चक्कर लगा रही हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, ज्यादा तो सैटेलाइट ही ऑब्वियसली, ये जो सैटेलाइट है सब जगह किस कंट्री की है, तो आसान सवाल है, आंसर है अमेरिका। आंसर है अमेरिका। तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। देखो अंदाजा ये होता है ऑब्वियसली, इन्होंने कहा कि हम पहले अब देखते हैं अमेरिका की कितनी सैटेलाइट है। अमेरिका की तो इन्होंने कहा 8,000 से ज्यादा है, यानी कि जो टोटल मैंने आपको बताई, टोटल मैंने आपको कितनी बताई, 12,952 सैटेलाइट है इस समय एक्टिव जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये डेटा 29 जून तक का है। तो बाकी कुछ रिसर्च करके इन्होंने एक नंबर दिया, वो था 8,530। फिर दूसरे नंबर पे रशिया की है सबसे ज्यादा सैटेलाइट, रशिया की है, इन्होंने कहा 1500 से ज्यादा। फिर इन्होंने कुछ नंबर दिया 1559। ठीक है, तो आप एक अप्रॉक्सीमेट नंबर याद रख लो। तीसरे नंबर पे है चाइना की 800, एक्जैक्ट नंबर है 800 से ज्यादा, एक्जैक्ट नंबर है 906। उसके बाद है ब्रिटेन, ब्रिटेन की है 700 से ज्यादा, एक्जैक्ट नंबर है 763 है। फिर फ्रांस और फिर इंडिया, फिर फ्रांस और फिर इंडिया। इंडिया का इस समय इंडिया की है जो अंतरिक्ष में है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 जो अंतरिक्ष में है, तो अगर आप फिर फ्रांस और फिर इंडिया का फिगर दिया है, इंडिया का फिगर इन्होंने कहा है 136। ये इसने भी कहा 136 सैटेलाइट इस समय इंडिया की है जो अंतरिक्ष में है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पे इंडिया है, यानी सातवें नंबर पे हमारी रैंक है किस कंट्री की जो सैटेलाइट है वो कितनी ज्यादा है उस मामले में। और आप देख सकते हैं अमेरिका का नंबर बहुत ही ज्यादा है। अब आप कहेंगे अमेरिका और रशिया तो बराबर के हैं, मतलब जो रोस्कॉस्मोस और नासा उनमें उतना फर्क तो है नहीं, तो अमेरिका इतनी आगे कैसे निकल गया, ये अच्छा सवाल है। और इसका रीजन है स्टारलिंक। एलोन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो ये जो मैंने नंबर बताया 8,530, इसमें से 7,000 सैटेलाइट तो स्टारलिंक की है सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए नंबर अमेरिका का इतना ज्यादा आ गया। वरना ऐसा नहीं है कि नासा, ठीक है नासा ऑब्वियसली भी नंबर 1 है, लेकिन जिस हिसाब से हम नंबर ऑफ सैटेलाइट देख रहे हैं उस हिसाब से उतनी आगे नहीं है, ठीक है ना। और भारत इसमें 7वें नंबर पे है और 8वें नंबर पे फिर जर्मनी है। जर्मनी की लगभग 80 के आसपास इन्होंने एक्जैक्ट नंबर दिया है, 82 सैटेलाइट है आज की तारीख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A में हम स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हैं। क्या हम बने बनाए खरीद रहे हैं किसी कंट्री से? जी नहीं, हम इंडिया में बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं रिपीट करता हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, इसका जो दूसरा जहाज है क्रम में उदयगिरी, ये किसने बनाया है? ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। स्टेल्थ मतलब होता है वो जहाज जो आसानी से, स्टेल्थ वैसे अंग्रेजी का एक शब्द है, इसको ऐसे लिखते हैं स्टेल्थ को। स्टेल्थ मतलब होता है सीक्रेट। क्या ये जहाज सीक्रेट है? देखो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब ये होता है, ये जहाज जो है इसको आसानी से शत्रु के लिए डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि शत्रु का जो रडार होगा उसकी ये आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको स्टेल्थ फ्रिगेट होते हैं छोटे जहाज। तो ये कॉम्बैट ऑपरेशंस में काम आते हैं। फ्रिगेट जहाज भी कॉम्बैट ऑपरेशन यानी युद्ध में काम आते हैं। अब उदयगिरी किसने बनाया है? तो उदयगिरी को बनाया है माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर ने। माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर, इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं प्रोजेक्ट 17 क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है सबके लिए, लेकिन आज मैं आपकी कंफ्यूजन हमेशा खत्म कर देता हूं। वैसे तो मैंने प्रोजेक्ट 17 के बारे में आपको ऐसा नहीं पहले नहीं बताया, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और बाय द वे ये जितने भी जहाज है 17 में सबका नाम पहाड़ के नाम पे रखा है, पर्वत श्रृंखला। तो मैं आपको ऑर्डर में नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं प्रोजेक्ट 17 में हमें कितने स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने हैं, जहाज बनाने हैं। तो आंसर है 7। क्या ये सारे के सारे माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर बनाएगा? जी नहीं, इनमें 4 बनाएगा
माजा वुड शिपबिल्डर एमडीएल जो मुंबई में है, और बचे हुए 3 बनाएगा गार्डन रिच शिपबिल्डर इंजीनियर, गार्डन रिच शिपबिल्डर इंजीनियर जो कि कोलकाता बेस्ड शिपयार्ड है। तो माजा वुड शिपबिल्डर कौन कौन से बनाएगा? नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी। नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी। और गार्डन रिच शिपबिल्डर इंजीनियर कौन से बनाएगा? हिमगिरी, डूनागिरी और विंध्यागिरी। गिरी मतलब होता है पर्वत, तो हिमगिरी, डूनागिरी और विंध्यागिरी। समझ में आपको? तो ये है 7 जहाज, और मैं इसको किसी क्रम में नहीं बता रहा हूं कि पहला ये दूसरा ये, लेकिन हाँ पहला नीलगिरी था, इसलिए इन जहाजों को हम नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो पहला जहाज होता है किसी सीरीज में उसी के नाम हम उसका नाम क्लास रख देते हैं। तो ये जो 7 जहाज हैं इनको नीलगिरी क्लास कहा जाएगा। अच्छा, ये तो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इन शिप्स को डिजाइन कौन करता है कि भाई ऐसा दिखना चाहिए जहाज? इसको हमारी नेवी यानी हमारी नौसेना के अधीन एक संगठन आता है जिसको बोलते हैं वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। तो ये जो जहाज है उदयगिरी, इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल बात ये है कि ये सोवा जहाज है जिसको वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है कि भाई जो ये वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो जो जहाज डिजाइन करता है, इनके द्वारा कौन सा ऐसा जहाज है जो सोवा जहाज है? तो आंसर है उदयगिरी, उदयगिरी। एब्सोल्युटली क्लियर। और ये उदयगिरी पहाड़ कहां पे है भारत में? देखो वैसे तो भारत में कई सारे ऐसे पहाड़ हैं अलग अलग जो अलग अलग राज्यों में हैं जिनको उदयगिरी कहा जाता है, लेकिन जो ये उदयगिरी है ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, उदयगिरी। बाकी उदयगिरी आपको उड़ीसा में भी मिलेंगी जो गुफाएं और ये सब हैं, लेकिन जो जहाज मैं पर्वत श्रृंखला की जो बात कर रहा हूं वो मैं आंध्र प्रदेश वाली पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ये पहाड़ है, नेल्लोर। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट 17 है। हाल ही में हमारा कौन सा संगठन है या मंत्रालय है जिसने एआई संचालित बहुभाषी अनुवाद समाधान विकसित करने के लिए भाषा सेतु, जो कि भारत के लिए एक वास्तविक समय का भाषा तकनीक है, यानी भाषा सेतु यानी रियल टाइम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फॉर भारत, इस चुनौती को, इस कंपटीशन को शुरू करा है। जैसे हमने भाषिनी बनाया था, आपको याद होगा भाषिनी क्या करता है? अनुवाद का काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स राइटिंग के अधीन आता है भाषिनी। अब ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय, इन्होंने आपको पता है वेब समिट हुआ था अभी कहां हुआ था? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था वेब समिट। तो वेब समिट में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था वेबएक्स। ये वेबएक्स क्या है? इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्प करनी है हमें। वेबएक्स यानी कि ये एक तरह का स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर का काम ये होता है स्टार्टअप्स को जो चाहिए वो दो, उन्हें फंडिंग चाहिए तो फंडिंग दे दो, उन्हें ऑपरेट करने के लिए जगह चाहिए जगह दे दो, उन्हें नॉलेज दे दो, दिमाग दे दो, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करो, उनके साथ मेंटरशिप दो, ये सब काम करो। तो वेबएक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कंपटीशन है भाषा सेतु जो स्टार्ट किया गया, भाषा सेतु। इसमें अलग तरह के प्रॉब्लम दिए जाएंगे और जो विनिंग स्टार्टअप होगा उसे अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे। तो भाषा सेतु उस कंपटीशन का नाम है जो वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है, और ये प्लेटफॉर्म किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यूएनसीटीएडी जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनियावी व्यापार के ऊपर नजर रखता है। तो यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट आई है अ वर्ल्ड ऑफ डेट, यानी किस कंट्री के ऊपर कितना उधार है। तो इस मामले में जो पूरी दुनिया का उधार है यानी ग्लोबल डेट वो कितनी हो चुकी है? तो ग्लोबल डेट की अगर मैं बात करूं यानी पूरी दुनिया में जो उधार है, भारी उधार, उसकी बात करूं तो वो 2024 में कितना हो गया, और 2023 में था ये $97 ट्रिलियन। तो याद रखिए अभी बढ़ के $102 ट्रिलियन हो गया है, $102 ट्रिलियन हो गया है, यानी इसमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो $102 ट्रिलियन में से डेवलपिंग कंट्रीज का उधार कितना है? तो वो है $31 ट्रिलियन, $31 ट्रिलियन, $31 ट्रिलियन। और अगर देश की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2010 में ये लगभग $50 ट्रिलियन के आसपास था, और अब ये 2024 में बढ़ के $102 ट्रिलियन हो गया है ग्लोबल डेट। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अमेरिका का है उधार, अमेरिका के ऊपर इस समय कर्जा है $35 ट्रिलियन, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के 10 गुना ज्यादा। भारत का अर्थव्यवस्था है $3.5 ट्रिलियन के आसपास, $4 ट्रिलियन मान लो। चलो हमें 5 करनी है इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, तो मान लो चलो 5 भी हो गई हमारी, तो भी 7 गुना, जितनी हमारी पूरी जीडीपी है उसके 7 गुना ज्यादा तो अमेरिका का भारी उधार है, $35 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे चाइना, चाइना के ऊपर कर्जा है $16 ट्रिलियन। तीसरे नंबर पे जापान $9 ट्रिलियन। चौथे नंबर पे है ब्रिटेन, ब्रिटेन के ऊपर उधार है $3.6 ट्रिलियन। फिर है फ्रांस $3.5 ट्रिलियन, पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे है इटली $3.2 ट्रिलियन, और फिर है इंडिया 7वें नंबर पे, हमारे ऊपर उधार है $3.17 ट्रिलियन। तो इटली से थोड़ा ही कम है, $3.17 ट्रिलियन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत, चाइना, इजिप्ट, ब्राजील, मैक्सिको। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में है ये है डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ये डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया और जो चाइना है ये डेवलपिंग रीजन्स कहा है इन्होंने। उसके बाद ये जो कंट्री है इजिप्ट अफ्रीका का कंट्री है, और ब्राजील और मैक्सिको ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश है। वैसे मैक्सिको टेक्निकली नॉर्थ अमेरिका में आता है, बट ठीक है स्पेनिश बोली जाती है तो आप उसे एक तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्री कह सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकली जो हम वो वर्ड यूज करते हैं ना कि टेक्निकल भाषा में वो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है मैक्सिको। तो ये उधार है दुनिया की कंट्रीज में, राइट। फिर इसमें एक बड़ा दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ये जो डेवलपिंग कंट्री है मैंने बताया इन पे $31 ट्रिलियन का उधार है, गरीब देश है बेचारे, उन पे इतना उधार है, और उधार है तो फिर उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है। तो 2024 में $921 बिलियन, $921 बिलियन, जो कि लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास, तो उन्होंने सिर्फ डेट सर्विसिंग में खर्च करा, यानी उधार के ऊपर ब्याज देने में खर्च करा 2024 में। क्या होता है ना, अगर आप उधार ले लेते हो किसी से तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उस पर ब्याज देना पड़ता है, और वो ब्याज आपका मंथली बजट खा जाता है, और यही हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 61 डेवलपिंग कंट्री तो ऐसे हैं जिनका जो ये ब्याज जो उन्होंने दिया इसमें जो भी उनका हिस्सा है वो उनके एजुकेशन और हेल्थ केयर के बजट से भी ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं आपकी कमाई है $50,000 महीना, और आपकी जो उधार आपने लिया हुआ है और उसका जो आपका ब्याज जाता है महीने का वो जाता है $20,000 महीना, तो आपके पास सिर्फ 30,000 बचा। अब इस 30,000 में आपको बाकी खर्चे भी करने, तो 30,000 में से मान लो आपने एजुकेशन के ऊपर कर दिया $10,000, एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर। तो यही मतलब इनका कहने का कि आप ब्याज पे तो 20,000 खर्चा कर रहे हो और एजुकेशन हेल्थ केयर पे आप $10,000 खर्चा कर रहे हो। तो 61 डेवलपिंग कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनका एजुकेशन और हेल्थ केयर से भी ज्यादा जो खर्चा है वो इनके डेट सर्विसिंग के ऊपर है। तो इस तरह की बातें इसमें कही गई है। बाकी एक बार यूएनसीटीएडी ने अभी एक फिगर होती है बहुत इंपॉर्टेंट, एफडीआई के मामले में कौन देश नंबर 1 है? तो एक होता है एफडीआई आना यानी इनफ्लो, और एक होता है देश से पैसा निकलना यानी आउटफ्लो। तो इनफ्लो के मामले में भारत 15वें नंबर पे है, लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है, नंबर 1 पे अमेरिका है। आउटफ्लो के मामले में नंबर 1 अमेरिका है और भारत 18वें नंबर पे है। तो एफडीआई इनफ्लो के मामले में भारत जो है वो 15वें नंबर पे है, और आउटफ्लो के मामले में हम जो है वो 18वें नंबर पे है। हाल ही में हमारा एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसी के अधीन एक डिपार्टमेंट आता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में जो अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस है वो नोटिफाई कर दिया है इस साल के लिए। तो आपको ये बताना है इसमें कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है इस बार, और जो भी प्रधानमंत्री पुरस्कार जीतेगा लोक प्रशासन में उसे 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एक वेब पोर्टल बनाया गया इसके लिए, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप एक किसी मान लो एक IAS ऑफिसर हैं या मतलब कुछ भी आपने लोक प्रशासन में अच्छा काम करा है, तो 2 अक्टूबर 2025 को आप ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी रजिस्ट्रेशन। और सरकार ने ये कहा है कि 3 कैटेगरी हैं जिन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, तो 5, 5 और 6 यानी टोटल 16 अवार्ड इस बार दिए जाएंगे।
और पुरस्कार जो है उनका जो भी आवेदन आएंगे उनका मूल्यांकन 3 मापदंडों पे होगा। एक है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, एक है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक, गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटेटिव और मात्रात्मक होता है क्वांटिटेटिव। तो ये 3 पैरामीटर है जिनके बेसिस पे जज किया जाएगा आपका काम कैसा है। 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों का समग्र विकास। उसके बाद है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में अच्छा काम हुआ है तो 5 अवार्ड उसके लिए। फिर केंद्रीय मंत्रालय विभाग राज्य या जिलों के लिए अगर आपने कुछ इनोवेटिव करा यानी नवाचार किया है तो उसमें 6 अवार्ड। तो ये है 3 कैटेगरी और इसमें आपको अगर जीते तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, स्क्रॉल मिलेगा और आपको 20 लाख रुपए की इनाम राशि भी मिलेगी। अंडरस्टूड। ये अवार्ड 2006 में शुरू किए गए थे पहली बार इसी विभाग और इसी मंत्रालय के द्वारा और तब से ये हर साल दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं ये जो मंत्रालय है यानी हमारा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ये 2 अवार्ड और देता है। एक का नाम है अनुभव अवार्ड। अनुभव अवार्ड होते हैं अगर आप मान लो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस बार 5 लोगों को अनुभव अवार्ड दिए गए हैं। इसमें भी ये काफी फेमस अवार्ड है अनुभव अवार्ड। तो 5 लोगों को इस बार मिले, इसमें 10,000 रुपए का कैश अवार्ड भी मिलता है और आपकी देश के प्रति सेवा भी हो जाती है क्योंकि आप सरकार को और बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हो अपना अनुभव साझा करके। और एक और अवार्ड है जिनको बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2003 से दिए जा रहे हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो इस बार विशाखापट्टनम में हुआ था 28वीं बार। तो उसमें दिए गए और इसमें 10 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 3 जूरी अवार्ड दिए गए। तो टोटल 19 अवार्ड दिए गए। 10 गोल्ड वालों को मिलता है 10 लाख, सिल्वर वालों को 5 लाख और जूरी वालों को कोई कैश नहीं मिलता है। तो टोटल 19 अवार्ड इस बार दिए गए हैं। तो जो 10 इनोवेशन है जिनको दिए गए थे वो आपको 10 की 10 पता होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कौन सा देश है जो मलेरिया मुक्त हो गया है यानी मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला अमेज़न क्षेत्र का ये पहला कंट्री बन गया है। अमेज़न एरिया कहां पे है? साउथ अमेरिका में जो अमेज़न नदी बहती है तो वो जिन भी कंट्रीज में बहती है उसको अमेज़न रीजन बोलते हैं। जैसे ब्राजील, जैसे कोलंबिया, ये जो कंट्री है तो ये कंट्री है सूरीनाम। ये कंट्री है सूरीनाम। इज दैट क्लियर? सूरीनाम एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, अमेज़न रीजन में आता है। तो ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा और अभी ये 46 कंट्री है जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। मलेरिया को इसने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो ये 46 कंट्री है। टोटल 46 कंट्री ऐसे हैं जिनको डब्ल्यूएचओ ने आज तक मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मलेरिया किससे फैलता है? एक पराजीवी है पैरासाइट जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम और इसको हमारे खून तक ले जाता है मच्छर जिसको बोलते हैं फीमेल एनोफ्लिस, मादा एनोफ्लिस मच्छर। मादा एनोफ्लिस मच्छर। और डब्ल्यूएचओ ने अभी कौन से डिजीज को खत्म करने के लिए गाइडलाइन इशू करे हैं? सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए तो उसको लेकर कुछ गाइडलाइन है जो डब्ल्यूएचओ ने अभी रिलीज किए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्या कोई ऐसा डिजीज है जिससे भारत मुक्त हो गया अभी? यस, ट्रैकोमा। एक आंखों का रोग होता है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस। डीआरडीओ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सारा रिसर्च डेवलपमेंट का काम आर&डी का काम डीआरडीओ करता है। तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार। रडार का काम क्या होता है? शत्रु के जो ड्रोन है, जहाज है, पनडुब्बियां हैं, शत्रु के जो भी वेपन वगैरह उनको डिटेक्ट करना काम होता है रडार का। तो ये फोटोनिक रडार है। ये फोटोनिक रडार का मतलब क्या होता है? फोटोनिक रडार जो होता है वो लाइट बेस्ड होता है। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट। तो ये लाइट बेस्ड होता है और बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है इसकी। ये स्टेल्थ डिटेक्शन भी कर सकता है और शत्रु इसे जैम भी नहीं कर सकता। तो इस रडार को भारत का पहला इंडिजिनस देसी फोटोनिक रडार किसने बनाई है टेक्नोलॉजी? तो ये जो डीआरडीओ है उसकी एक लैबोरेटरी है। इसको बोलते हैं एलआरडीई जो कि बेंगलुरु में है। तो आंसर है एलआरडीई। एलआरडीई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये है इसकी खास बात। और बेसिकली काफी छोटे ऑब्जेक्ट यानी 3x4 सेंटीमीटर के जो डायमेंशन है 3/4 सेंटीमीटर के इतने छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये पकड़ लेगी। ठीक है ना? और जो अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मिलेगी मतलब जैसे एचडी होता है ना ऐसे ही एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन होता है। तो अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग प्राप्त होगी जो कि 1.3 सेंटीमीटर तक की अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग होगी। इतना ही नहीं 11 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ ये 34 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकता है और इसमें ये ऊर्जा दक्ष भी है काफी ज्यादा। राजभवन अन्नधन ये योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ये गोवा सरकार ने स्टार्ट करी है। असल में क्या है ना, गोवा के जो गवर्नर है ये तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और ये है गोवा के राज्यपाल। तो गोवा के राज्यपाल है इनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो किताबें लिखते हैं वो पब्लिश होती हैं, बिकती हैं बाजारों में, उसे प्रॉफिट आता है जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने किताब लिखी 200 रुपए की किताब है, आपने उसको बेच दिया तो कंपनी आपको 10% रॉयल्टी देती है यानी हर किताब पे 20 रुपए आपके, इसको रॉयल्टी बोलते हैं। जनरली मार्केट में 8 से 10% रहती है। कुछ अच्छे राइटर 12-15% भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अगर आपका नाम बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा रॉयल्टी मिल सकती है। तो पीएस श्रीधरन पिल्लई ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, अब उनको रॉयल्टी मिलती है अच्छी खासी। तो जो रॉयल्टी मिलती है वो उसको गरीबों में बांट रहे हैं। तो उनकी पुस्तकें बेच के जो रॉयल्टी मिलती है उसको नेक काम के लिए दान कर रहे हैं। तो इसका नाम है राजभवन अन्नधन यानी अपना पर्सनल पैसा वो दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने 40 पेशेंट हैं, हर एक को 50,000 रुपए दिए यानी 10 लाख तो ये हो गया। फिर उन्होंने 1,20,000 का चेक दिया एक गोवा स्टेट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन को तो अपने पर्सनल धन से। इसका नाम है राजभवन अन्नधन। बहुत बड़ी बात है और पीएस श्रीधरन पिल्लई को ये काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई। इनफैक्ट पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर है अभी, लेकिन इससे पहले ये मिजोरम के गवर्नर भी थे 2019 से 2021 और ये बीजेपी के केरला के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। राइट? तो काफी बड़ा जीवन इनका राजनीति में रहा है। महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधीकृत करने के सहयोग पर किसने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव की शुरू करा है? ये क्वाड कंट्रीज ने करा है। क्वाड में 4 कंट्री हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इन्होंने अभी एक अभ्यास भी करा था, समुद्री अभ्यास भी करा था। तो फर्स्ट टाइम जो है कोस्ट गार्ड का अभ्यास जो है क्वाड कंट्रीज ने किया था। और क्वाड कंट्री जो है इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वॉशिंगटन डीसी में अभी। लेकिन याद रखिए क्वाड समिट इस साल इंडिया में होगा, 2025 में क्वाड समिट इंडिया में होगा, लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। तो जयशंकर वहां पे गए थे तो वहां पे ये डिसाइड हुआ क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव हमें शुरू करना है। क्यों? देखिए बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल ऐसे होते हैं जिनको चाइना कंट्रोल करके बैठा है, उनका उत्पादन, उनकी सप्लाई चेन। और ये क्रिटिकल मिनरल इंडिया की सरकार बोलती है 30 क्रिटिकल मिनरल है और ये क्रिटिकल मिनरल किसमें काम आते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में काम आते हैं। रेयर अर्थ मिनरल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं चलो इसका समझाने के लिए। एक होती है नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स। कुछ खास चुंबक होती हैं जिनको नियोडाइमियम आयरन बोरॉन बोलते हैं या शॉर्ट में एनडीएफईबी बोलते हैं। एनडी मतलब नियोडाइमियम, एफई मतलब आयरन, डी मतलब बोरॉन। ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में काम आती है। अब दिक्कत ये सिर्फ चाइना कंट्रोल करता है। चाइना अगर मना कर देने से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना पाएंगे। अब भारत में इतनी सारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है लेकिन जो उसमें क्रिटिकल मिनरल यूज होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह वो चाइनीज हम उस पर डिपेंड है पूरी तरह से। तो चाइना बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मेटल हैं जैसे सैमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, लुटिशियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम जिनको कंट्रोल करके बैठा है, उनको एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा है। इनफैक्ट चाइना ने अभी गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी वगैरह इस तरह के कई मिनरल क्रिटिकल मिनरल यूएस को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो हमें खुद का अपना इंतजाम करना है। तो क्वाड कंट्री मिलकर आपस में सहयोग करेंगे कि कैसे चाइना पर निर्भरता कम हो और हम इन क्रिटिकल मिनरल्स का जो उत्पादन है हम बढ़ा सकें और उन देशों से खरीदें जिनमें ये अवेलेबल है। तो इन सब पे काम करेगा क्वाड मिलकर। ठीक है? क्वाड मिलकर इन सब पे काम करेगा। और क्वाड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संगठन है, मैं आपको बता देता हूं। माला अभ्यास भी करते हैं मिलकर। वैसे भारत सरकार ने भी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को शुरू किया था 7 साल के लिए। इसमें भारत सरकार खर्चा कर रही है 16,300 करोड़। अभी के लिए कर रही है 16,300 करोड़। फाइनल अमाउंट अप्रूव हुआ है 34,300 करोड़। तो ये भी उन्होंने स्टार्ट करा था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया था 2024 से 2031 तक 7 साल के लिए। 7 साल के लिए जिसमें ये था कि जो 30 क्रिटिकल मिनरल है हम उनका उत्पादन बढ़ाएंगे। ठीक है ना? हम उनका उत्पादन बढ़ाएंगे। तो भारत की सरकार ने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल डेजिग्नेट करा है। जैसे लिथियम है, निकल, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह इस तरह से टोटल 30 ऐसे मिनरल्स हैं।
इस कंपनी ने बैंगलोर के कोरमंगला में भारत की पहली यूपीआई आधारित बैंक शाखा खोली है। यहाँ पे आपको जो भी काम करना है यूपीआई की मदद से आप स्कैन कर सकते हैं। आपको बैंक में डिपॉजिट कराना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैंक से पैसा निकालना यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये है स्लाइस। स्लाइस एक फिनटेक कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, और स्लाइस अब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इसका मर्जर हो गया। इसलिए कंपनी पिछले साल काफी न्यूज़ में आई थी, क्योंकि स्लाइस कंपनी का अक्टूबर 2024 में जो मर्जर है, जो विलय है, वो गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हो गया। और ये आपको यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड भी देंगे जो रुपए प्लेटफॉर्म पे होगा, और उसमें आपको 3% का कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक भी मिलेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान नई दिल्ली में जो है, ये हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका नाम है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान। इसका काम ही बच्चों का विकास, उसके लिए पॉलिसी बनाना, ये सब काम ही करता है। तो इसका नाम बदल के क्या हो गया? इसका नाम हो गया सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। यानी जन जो वर्ड है उसकी जगह सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले कौन थी? 19वीं शताब्दी की महान समाजसेवी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, महिलाओं का पहला स्कूल भारत में जो खुला था उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। इनका फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले इन सब ने मिलकर खोला था भारत में पहला लड़कियों के लिए स्कूल। इनफैक्ट इनको आधुनिक भारत की पहली फीमेल टीचर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। तो 1848 में पुणे में इन्होंने पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। 1848 में इन्होंने फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले ने मिलकर। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार हमारे कोयला मंत्रालय के अधीन कौन सा संगठन है जिसने रिक्लेम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? रिक्लेम क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो रिक्लेम पोर्टल कोयला मंत्रालय के अधीन काम करने वाले किस संगठन ने करा है? हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तो ये करा है कोयला नियंत्रक संगठन, यानी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अधीन काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अधीन काम करता है। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि रिक्लेम की फुल फॉर्म क्या है। रिक्लेम में आर मतलब रीच आउट, ई मतलब एनविजन, सी मतलब को डिजाइन, लोकलाइज, एट, इंटीग्रेट और मेंटेन। ऐसा देखा जाता है जहाँ पे हम कोयले का खनन करते हैं, जहाँ से हम कोयला निकालते हैं, उन जगह पे जो लोग रहते हैं उनको वहां से हटाना पड़ता है, उनको विस्थापित करना पड़ता है। बहुत सारा जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ता है उनके, और लोकल जो कम्युनिटीज है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमें उनको, जो कम्युनिटी है जो वहाँ पे रह रही है, हमको उसको अंडरस्टैंड करना है। उनके ड्रीम्स क्या है, उनके फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है, उनके बच्चों की पढ़ाई, जो ग्राउंड रियलिटीज है हमें उनको अडैप्ट करना है। हमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। कोल माइनिंग जो है वो सतत होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हमें लोकलाइज लीडरशिप जो है उसको भी सपोर्ट करना है। ये सब काम हमें रिक्लेम में करना है। तो ये काम करेगा कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक आध्यात्मिक संगठन है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। और ये जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है ये हैदराबाद में भी इसकी ब्रांच है इंडिया में। वैसे मैं आपको बता दूं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया का संगठन है। ये एक विदेशी संगठन है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, और इसकी इंडिया में भी ब्रांचेस हैं। ये मेडिटेशन सिखाता है, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाता है। इंडिया में इनका सबसे बड़ा सेंटर जो है वो हैदराबाद में है। समझ में आया आपको रिक्लेम क्या है? और ये कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर काम करता है। इसका यही सब काम है कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। एक और बात आपको बताता हूँ। अभी झारखंड में कोल माइंस है, झरिया कोल माइंस। ये बहुत बड़ी मतलब कोल माइंस है, झरिया कोल माइंस। तो झरिया कोल माइंस जो है यहाँ पे भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था अभी कि अगेन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका हमें भला करना है, मतलब उनका पुनर्वास करना है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा हम 5,940 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे कोल फील्ड रिहेबिलिटेशन में। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी पढ़ाई, उनके बच्चों की पढ़ाई, और उनको ग्रांट भी देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का ग्रांट मिलेगा जो यहाँ से लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा वगैरह वो सब, और 3 लाख रुपए तक का लोन भी उन्हें मिलेगा। तो ये झरिया कोल माइंस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी अभी हमारी सरकार ने स्टार्ट किया है। समझ में आया? तो इस तरह की चीजें जो है वो जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय जो है उन्होंने एक पोर्टल का उद्घाटन करा, सी फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना। ये आपको गांव के स्तर पे, सिर्फ शहरी नहीं, सिर्फ बड़े शहर नहीं, बल्कि गांव के स्तर पे, विलेज लेवल पे भी 2 दिन पहले ही बता देगा बाढ़ आने वाली है। यानी बाढ़ का पूर्वानुमान आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का देगा। तो इसको लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। लेकिन इसको बनाया किसने, डिजाइन किसने किया? तो इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडीएसई पुणे ने डिजाइन करा है, केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन तो जल शक्ति मंत्रालय हो गया, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीडीएसई जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करता है। सीडीएसई का हेडक्वार्टर पुणे में है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया। क्या अब ये पूरी तरह से रेडी पूरे इंडिया में? नहीं। अभी ये सिर्फ 3 नदियों में आने वाले बाढ़ के बारे में आपको बताएगा। ये 3 नदियां कौन सी है? एक तो है महानदी, एक तो है महानदी जो छत्तीसगढ़ ओडिशा में फ्लो करती है मेनली, एक गोदावरी जो महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है मेनली, और एक तापी नदी जो मेनली मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र में फ्लो करती है। तो अभी के लिए तो ये सिस्टम जो है सिर्फ 3 नदियों के बारे में आपको बता पाएगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार का कहना है कि आपको सबके बारे में बता देगा। धीरे धीरे सारी नदियां कवर की जाएंगी। अभी के लिए तो लेकिन सिर्फ 3 नदियां ही कवर की जाएंगी। ठीक है? और ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत में कौन चलाता है? ये मेनली तो चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। इनका साथ देता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। और ये डेटा सी फ्लड जो है ये आपको 2 दिन पहले बाढ़ के बारे में बता देगा। अब ये सी फ्लड के पास डेटा कहां से आएगा? तो सी फ्लड के पास जो डेटा आएगा ऑब्वियसली वो सैटेलाइट से आएगा। तो हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है ना, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016 में, और ये प्रोजेक्ट खत्म होगा 30 सितंबर 2025, यानी खत्म होने ही वाला है ये प्रोजेक्ट। इसका नाम था नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय ने 2016 में स्टार्ट किया था। उस समय 8 साल के लिए किया था 2024 तक, लेकिन इसको बढ़ा दिया था फिर 30 सितंबर 2025। इसमें हमें क्या करना है? ये वर्ल्ड बैंक के फंड से चलाया जाता है। इसमें हमें ये करना है कि हमारे जो जल संसाधन है पूरे इंडिया के, उनकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो वो है ये प्रोजेक्ट। तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत एक पोर्टल बनाया गया फिर जिसका नाम था एनडीईएम, आपदा प्रबंधन के लिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी रिस्पांस पोर्टल। तो ये सी फ्लड क्या करेगा? वो सारा डेटा एनडीईएम को दे देगा। यानी सी फ्लड जो डेटा देगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा। मान लो इसमें बता दिया कहीं पे गांव में या शहर में कोई फ्लड आने वाला है, तो वहां पे आप लोगों को खाली करवा लो। लेकिन लोगों को खाली करवाना तो काम इनका नहीं है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो इनका काम नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट तो हमारे गृह मंत्रालय का काम है। समझ में आया? तो उसके लिए पहले एनडीईएम पोर्टल पे डेटा जाएगा ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अधीन बनाया गया था एनडीईएम। ये प्रोजेक्ट जल शक्ति मंत्रालय का है, और फिर जल शक्ति मंत्रालय गृह मंत्रालय को सारी जानकारी दे देगा। फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वगैरह जो भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले संगठन है वो वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारा सी फ्लड। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ऑटो एक्सपो बोलते थे, ये तीसरी बार होगा फरवरी 2027 में। वो होता तो पहले भी था, ऑटो एक्सपो के नाम से नाम चेंज हो गया था। असल में क्या है ना, भारत में कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है, चाहे गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे स्कूटर, चाहे ट्रक बस कुछ भी हो, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी हो, विदेशी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हो रही हैं, सब यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं तो आप इसको देख सकते हैं। खैर मैं तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ, यूट्यूब में काफी देखता हूँ गाड़ियां वगैरह, मेरा बहुत शौक है। लेकिन आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। तो ये होता है समय होता है। तो पहली बार 2024 में हुआ था, दूसरी बार अभी 2025 में हुआ, 3 जगह पे हुआ था। 2025 में ऑलरेडी हो चुका है 2025 वाला। एक तो हुआ था यशोभूमि द्वारका में दिल्ली, और एक हुआ था भारत मंडपम प्रगति मैदान अगेन दिल्ली, और एक इंडिया सुपर एक्सपो जो कि नोएडा में है। लेकिन 2027 में तीसरी बार होगा, कहाँ होगा? तो फिर से दिल्ली में होगा। तो आंसर है दिल्ली। अच्छा, इसका आयोजन करता कौन है? इसका आयोजन मेनली जो करता है वो है इंजीनियर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इनका साथ देता है भारी उद्योग मंत्रालय, क्योंकि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इनका साथ देता है। 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे होती हैं। अभी जैसे पिछले महीने गाड़ी लॉन्च हुई टाटा हैरियर, जो मैंने भी खरीदी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो सबसे पहले यहीं पे लॉन्च हुई थी। तो कोई भी गाड़ी जब लॉन्च होती है तो पहले यहीं पे दिखाई जाती है। ठीक है ना? और ये जो संगठन है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन काम करता है। तो इनका और भी बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने साथ दिया, लेकिन मेन थे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात हो रही है तो छोटी सी बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने योर स्टोरी कंपनी के साथ मिलकर भारत प्रोजेक्ट शुरू करा है। इसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख एंटरप्रेन्योर, खास तौर पर छोटे शहरों से आते हैं, उनको मेंटर किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा।
भारत में जीरो एमिशन ट्रकिंग को अपनाना और उत्सर्जन और ऊर्जा पर इसका प्रभाव, ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। कौन है अभी? अजय सूद। अजय सूद ये किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? किसी भी नहीं, ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने रिपोर्ट को दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ध्यान सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जेडीटी, सपोर्ट करो जेडीटी को। जेडीटी क्या होता है? जीरो एमिशन ट्रकिंग। अच्छा एक बात बताइए, भारत में जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो किस चीज से जाता है? क्या वो एयर कार्गो से जाता है? जी नहीं, एयर कार्गो महंगा है बहुत। क्या वो मालगाड़ी से जाता है? जी नहीं, मालगाड़ी से क्यों नहीं जाता? मालगाड़ी से बहुत महंगा पड़ता है। और महंगा क्यों पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। भारत में ज्यादातर जो सामान जाता है एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है ट्रक से। किस तरह के ट्रक? क्या छोटे ट्रक? जी नहीं, मीडियम लेवल के ट्रक और हैवी ड्यूटी बड़े ट्रक, टाटा 407 वगैरह इस लेवल के ट्रक होते हैं, उनसे सामान जाता है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो टोटल रसद संचालन है, रसद संचालन मतलब होता है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो कितना ऐसा है ये हमारा लॉजिस्टिक ऑपरेशन जिसको मीडियम और हैवी लेवल के जो ट्रक है वो हैंडल करते हैं? तो आंसर है 70%। आंसर है 70%। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान है धुआं छोड़ते हैं, डीजल से चलते हैं ट्रक, और डीजल की टंकी इतनी बड़ी होती है इनमें। समझ में आया आपको? ये नुकसान है। तो क्या हमें क्या करना है? हमें करना है जीरो एमिशन ट्रकिंग। यानी अभी बात है क्या कोई ऐसा ट्रक पॉसिबल है जो धुआं ना छोड़े? बिल्कुल, उसको जीरो एमिशन ट्रकिंग कहा जाता है। ये बैटरी से चलने वाले ट्रक है, यानी बीईटी। बीईटी कहा जाता है। बीईटी मतलब क्या होता है? बीईटी मतलब होता है बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक्स। तो इनमें बैटरी डलती है और उसको चार्ज कर लो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है वैसे होते हैं। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में इनका सिनेरियो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा आपने देखा बस तो चलनी स्टार्ट हो गई है ग्रीन हाइड्रोजन से। अभी एनटीपीसी ने लद्दाख में चलाई है बसें ग्रीन हाइड्रोजन चलने वाली, तो ट्रक भी तो चला सकते हो हाइड्रोजन से, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। जगह जगह हाइड्रोजन के पंप होने चाहिए, सब कुछ वो सब है नहीं हमारे पास, और इतने महंगे आएंगे वो ट्रक, फिर वो भी एक इशू है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है जैसा चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा तो जो ये बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक हम कह रहे हैं ना, यानी बीईटी ट्रक्स, इनकी जो एडॉप्शन है भारत में वो काफी कम है। तो इन्होंने कहा फाइनेंशियल ईयर 35 यानी आज से 10 साल बाद, फाइनेंशियल ईयर 45 यानी आज से 20 साल बाद, और फाइनेंशियल ईयर 55 यानी आज से 30 साल बाद भारत में जितने भी ट्रक चलते हैं सिर्फ 2% ही बीईटी ट्रक्स होंगे। 20 साल बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 45 तक ये बढ़ के हो जाएगा 55%, और फाइनेंशियल ईयर 55 तक 30 साल बाद ये हो जाएगा 100%। यानी हमें 30 साल लगेंगे हमारा टारगेट अचीव करने में। लेकिन अगर सरकार इसको सपोर्ट करती है, अभी तो बिजनेस जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन अगर सरकार सच में अपनी प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, इच्छा शक्ति दिखाती है, तो फिर फाइनेंशियल ईयर 35 तक हम इसे 18% कर सकते हैं, और फाइनेंशियल ईयर 45 तक तो हम पूरा 100% कर सकते हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में वैसे वर्ड यूज करा है फाइनेंशियल ईयर 46। ठीक है, मतलब वो ये कि 20 साल बाद हम इसे 100% कर सकते हैं, यानी हम अपने 10 साल बचा सकते हैं। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया। हाल ही में कौन सा भारतीय मंत्रालय है जो सहायक सदस्य के रूप में यूनिकोड कंसोर्टियम का फिर से मेंबर बना है? यूनिकोड कंसोर्टियम वैसे 1988 में बना था, काफी पुराना संगठन है ये। और ये करता क्या? ये संगठन बेसिकली जैसे आप चैट करते हो ना, ऑनलाइन चैट करते हो, तो उसमें आप इमोजी बनाते हो, जैसे मान लो खुश हो तो आपने ऐसे बना दिया, या दुखी हो तो आपने ऐसे बना दिया, मतलब इस तरह की इमोजी यूज करते हो। तो जो टेक्स्ट और स्पीच और जो चैट में आप ये सब यूज करते हो, इनके स्टैंडर्डाइजेशन करता है, मानकीकरण करता है, हर जगह सिमिलर होनी चाहिए चीजें। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में बना था। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी इसका मेंबर बना था 2000 में। 19 साल लगातार हम मेंबर रहे, 2000 से 2019, फिर हम एक साल के बीच में मेंबर रहे 2021, और अब तीसरी बार हम इसके मेंबर बनेंगे 2025। मेंबर बनने के लिए $20,000 की राशि जो देनी पड़ती है। और भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी के अलावा एक तमिल वर्चुअल अकेडमी है चेन्नई में, वो भी इसके मेंबर है। तो भारत से 2 संगठन इसके मेंबर होंगे, एक है तमिल वर्चुअल अकेडमी और एक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी। और ये संगठन का काम है इमोजी और टेक्स्ट उनके मानक निर्धारित करना, उनके मानक निर्धारित करना। इस संगठन का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी मेंबर है, गूगल, एप्पल, एयरबीएनबी, इस तरह की। कौन से संगठन ने 3x35 नाम की पहल शुरू करी है? ये 3x35 क्या है? 2035 तक दुनिया में 3 चीजें जिनसे सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, तंबाकू, शराब और शक्कर, यानी शक्कर मतलब चीनी। तो इन पे कम से कम 50% टैक्स ज्यादा लगाना है। इन 3 चीजों पे कम से कम 50% टैक्स ज्यादा लगाना है 2035 तक। उससे चीजें महंगी हो जाएंगी, जब कोई चीज महंगी लगे तो लोग उसका इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। ये डब्ल्यूएचओ ने टारगेट रखा है, तो आंसर है डब्ल्यूएचओ। और ऐसा करके वो करना क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं ये चीजें महंगी करके? डब्ल्यूएचओ का कुछ स्टडी करी डब्ल्यूएचओ ने, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक से दूसरे में नहीं फैलते, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज है, या डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एक तो वो रोग होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, जैसे कोविड है, एक से दूसरे में फैल जाता है, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। इन्होंने ये कहा दुनिया में ज्यादातर जो लोग मरते हैं, 75% जो ग्लोबल डेथ होती है, वो या तो हार्ट डिजीज की वजह से होती है, या कैंसर की वजह से होती है, या डायबिटीज की वजह से होती है। और इन तीनों को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है इन 3 चीजों का, तंबाकू, मदिरा और चीनी। इनको महंगा कर दो, तो महंगा करके होगा क्या? लोग खाना कम कर देंगे। तो इनका ये कहना है 3x35 कि 2035 तक इन 3 चीजों पे 50% टैक्स बढ़ा दो। और कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी बढ़ा रखा है, जैसे साउथ अफ्रीका है, जैसे कोलंबिया है, इनमें तो ऑलरेडी इन्होंने महंगा कर रखा है। डब्ल्यूएचओ का ये इनिशिएटिव उन्होंने अभी से अपना रखा है। एक और चीज, जब चीजें महंगी होंगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन ज्यादा रेवेन्यू आएगा पब्लिक रेवेन्यू में अगले 10 सालों में, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। और ये $1 ट्रिलियन जो है फिर आप पब्लिक हेल्थ की दूसरी चीजों के लिए खर्च कर सकते हो। एक चीज और कही इन्होंने, अगले 50 सालों में डब्ल्यूएचओ का टारगेट है, वो क्या कि इन्हीं 3 चीजों की वजह से, ये तंबाकू और ये मदिरा और चीनी, 50 मिलियन, अगले 50 सालों में, ध्यान से सुनिए, अगले 50 सालों में डब्ल्यूएचओ को 50 मिलियन लोगों को प्रीमैच्योरली मरने से बचाना है, यानी उम्र से पहले, यानी जल्दी मरने से बचाना है। 5 करोड़ लोगों, यानी 50 मिलियन मतलब 5 करोड़, 5 करोड़ लोगों को 50 साल में डब्ल्यूएचओ को प्रीमैच्योरली मरने से बचाना है। और उसके लिए 3x35 इनिशिएटिव काफी यूजफुल रहेगा, काफी यूजफुल रहेगा। एक और बात, अब ये देश है सूरीनाम। सूरीनाम देश साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका का देश है। ये 46 कंट्री है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है, और अमेजन एरिया का ये पहला एरिया है जो मलेरिया मुक्त घोषित डब्ल्यूएचओ ने किया है। बिहार की सरकार ने कुछ योजनाएं स्टार्ट करी हैं अभी नीतीश कुमार जी ने। पहली योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। तो इसमें अगर आपने कम से कम 10 साल बिहार में किसी भी कला, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मतलब किसी भी तरह की कला में, चाहे वो शास्त्रीय कला, दृश्य कला, प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कम से कम 10 साल काम करा है और आप आर्टिस्ट हैं, और आपकी उम्र 50 या 50 से ज्यादा है, और आपकी साल की इनकम 1.2 लाख से कम है, तो फिर आपको 3000 रुपए पेंशन मिलेगी हर महीने। तो ये पहली योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इसके अलावा बिहार ने एक योजना स्टार्ट करी जिसका नाम है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना ये क्या है? अब बिहार में जो कलाएं हैं, खासतौर पर जो लुप्त हो रही हैं, खासतौर पर जो लुप्त हो रही हैं जो कलाएं हैं बिहार की, उनको गुरु शिष्य परंपरा के तहत बचाओ, यानी गुरुओं को कहो कि शिष्यों को सिखाओ। और अगर ऐसा गुरु करते हैं तो गुरुओं को 15,000 रुपए महीना मिलेगा। अगर वो म्यूजिक सिखा रहे हैं तो 75,000 रुपए महीना मिलेगा गुरुओं को, और सीखने वाले शिष्यों को 3,000 रुपए महीना मिलेगा। इसका नाम है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। उसका उद्देश्य है बिहार की वो कलाएं जो लुप्त होने के कगार पे हैं उनको बचाया जाए। फिर सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है माता सीता का जन्म हुआ था, मां जानकी मंदिर भी यहाँ पे है। तो सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर, उसका विकास किया जाएगा। वहाँ पे बेटर टूरिज्म फैसिलिटी होंगी, अच्छे टॉयलेट बनवाए जाएंगे, कॉरिडोर जैसे होता है वैसा बनवाया जाएगा। इसमें भी खर्चा होगा, इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। एक और चीज करिए बिहार ने, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनको खतरनाक कहा जाता है, यानी हजार्डस। जैसे मान लो कोई पटाखे की फैक्ट्री है,
तो वो एक हजारस प्रोफेशन है, तो खतरे से भरा है। अब उनमें बिहार में महिलाएं भी काम कर पाएंगी। ध्यान से सुनिए, बिहार जो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि खतरनाक श्रेणी के जो कारखाने हैं उनमें अब महिलाएं काम कर पाएंगी, महिलाओं को काम करने की अनुमति दे दी। लेकिन अगर आप गर्भवती महिला हैं और स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो फिर आपको अनुमति नहीं है, अदरवाइज महिलाओं को अनुमति मिलेगी, पहले महिलाओं को अनुमति नहीं थी। और इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी लखपति दीदी योजना है उसको भी बल मिलेगा। 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है पूरे इंडिया में, उसको भी बल मिलेगा इस चीज से। तो बिहार सरकार ने काम और करा है वो ये, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, पंचायती राज संगठन, उनके जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जैसे जैसे सरपंच हो गया, तो उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पैसा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कैंसर से पीड़ित हैं तो उनको सर्जरी के लिए 80,000 से 1.2 लाख मिलेंगे, हृदय रोगियों को 60,000 से 1.8 लाख, मस्तिष्क की सर्जरी करानी है, ब्रेन सर्जरी तो 3 लाख, आंखों की सर्जरी के लिए 40,000 इत्यादि डिटेल मिल जाएंगे। अगर आप बिहार में हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे या न्यायाधीश थे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। अगर आपको घर में मान लो कोई हेल्प रखनी है, कोई बाई रखनी है, कोई डोमेस्टिक हेल्प रखनी है, तो 55,000 रुपए महीने आपको मिलेगा रिटायर होने के बाद, हर महीने बिहार सरकार की तरफ से, जैसे आप मेड रख सको, ड्राइवर रख सको, और 15,000 रुपए महीना आपको मिलेगा मोबाइल फोन, सेलफोन, लैंडलाइन रिचार्ज, इंटरनेट बिल वगैरह भरने के लिए। तो ये कुछ अनाउंसमेंट अभी बिहार की सरकार ने करी है। इसके अलावा बिहार के हर पंचायत में विवाह भवन बनेंगे। असल में क्या होता है, गरीब आदमी का बिहार में सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो यही होता है बिहार की, जब शादी में कोई होटल बुक कराना या बैंक्वेट हॉल बुक कराना, वो सबसे बड़ा खर्चा होता है। तो हर पंचायत में विवाह भवन बनेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत। इससे जो गरीब लोग हैं, कमजोर परिवारों के लिए मददगार होगा। और पुनर्धाम को 30 लाख रुपए किया जाएगा। इसके लिए 883 करोड़ रुपए का खर्चा बिहार की सरकार करेगी। इसके अलावा बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें अच्छा खासा खर्चा होगा, लगभग 29,930 करोड़। इसकी नींव अभी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी औरंगाबाद में। तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आ रहा है औरंगाबाद में। औरंगाबाद का पड़ोसी गया, तो गया को अब गया जी के नाम से बुलाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की एक सिंगर जिनके मैं बहुत ज्यादा भजन सुनता हूं यूट्यूब पे, मैथिली ठाकुर, वन ऑफ माय फेवरेट। और मैं 2-3 भजन आपको बताना चाहूंगा 10 सेकंड में, जो आप जरूर सुने। और उनके नीचे जब आप सुने तो जरूर डाल देना कि भरोसा ने भेजा है। यहाँ पर वैसे आपने शायद सुन भी रखे होंगे। एक तो है राम को देखकर जनक नंदिनी, राइट, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। एक है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, खास तौर पर ये दो तो जरूर सुनना। और एक है एक शब्द याद नहीं आ रहा, उसमें मतलब ऐसे है कि उठो सीता श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। तो ये 3 आप जरूर सुनना मैथिली ठाकुर की आवाज में। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू करा है? जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान। संतृप्ति मतलब संतुष्टि, ये गुजरात सरकार ने स्टार्ट करा है। संतृप्ति है वैसे ओरिजिनल वर्ड। अब बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने चला रखी हैं, जनधन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना वगैरह। लेकिन गुजरात के बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि या तो वो शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, या वो गुजरात के बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो उनको सरकार आइडेंटिफाई करेगी, उन नागरिकों की पहचान करेगी जिनको उसकी जो उसके पात्रता तो है, एलिजिबिलिटी तो है उनके पास, लेकिन उनको वेलफेयर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और उनको ढूंढेगी, उनको बताएगी, उनको अवेयर करवाएगी। तो ये अभियान गुजरात में चल रहा है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 3 महीने चलेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, इन्होंने ऑपरेशन शुरू करा है। एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट है। सिंडिकेट मतलब ड्रग बेचने वाला संगठन, जो डार्क वेब की मदद से ड्रग्स बेचता है भारत में। इस संगठन का नाम है कीटा मेलन। तो इनको पकड़ने के लिए तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका नाम है ऑपरेशन मेलन। ये भारत में ड्रग्स बेचते हैं, जैसे एलएसडी, कीटामिन वगैरह जो ड्रग्स हैं, बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं, वो बेचते हैं। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यूपी की सरकार ने कहा कि 97,000 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको दोषी ठहराया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत? ये जुलाई 2023 में स्टार्ट हुआ था, 2 साल पहले। इसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है? देखो, पहले तो आप किसी एक्यूज बोलते हैं, मतलब किसी पे इल्जाम लगाओगे, तूने ये काम करा, फिर ट्रायल होता है अदालत में, फिर अगर उस पर साबित हो जाता है तो फिर उसको बोलते हैं कन्विक्ट, यानी तो कन्विक्ट हो गया, दोषी करार हो गया, फिर उसको सजा होती है। तो यूपी ने ये अभियान चलाया था और 2 साल में 97,000 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको कानून के तहत सजा मिल चुकी है। कानून के तहत इनमें से कुछ लोगों को फांसी हुई है, फांसी वाले तो कमी होगी, 68 क्रिमिनल है सिर्फ, इनमें से इनको फांसी हुई है। मतलब ट्रायल प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया, अदालत बहुत समय लेती है, लोग प्रिजन में पड़े रहते हैं। लेकिन 2 साल के अंदर 97,000 अपराधी उनको दोषी करार दिया जा चुका है। 8,000 से ज्यादा को आजीवन कारावास, 1453 को 20 साल की सजा, और 87,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें 20 साल तक की सजा मिली है अलग अलग उसमें। तो ये यूपी सरकार ने करा है न्याय दिलाने के लिए। इसका नाम था ऑपरेशन कन्विक्शन। और यूपी में गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बनी है पहली यूपी की, जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। ये शहर ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़कर स्मार्ट प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना स्टार्ट करी है। इंदौर ने करी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको एक डिजिपिन के बारे में बताया था। डिजिपिन कितने अंकों का होगा? 10 अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें नंबर भी होंगे और एबीसीडी यानी अल्फाबेट भी होंगे, यानी अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो 10 अंकों का डिजिपिन होगा। डिजिपिन को किसने डेवलप करा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि हमारे संचार मंत्रालय के अधीन आता है, डाक विभाग। इसके साथ मिलकर एक तो आईआईटी हैदराबाद और एक राष्ट्रीय सुदूर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद में है, इनके साथ मिलकर करा है डिजिपिन। अब इंदौर की सरकार ने क्या करा है? इंदौर के हर घर के बाहर एक वो लग जाएगा बोर्ड, उस पर एक क्यूआर कोड होगा डिजिटल, तो उससे डिजिपिन के साथ जोड़ दिया जाएगा, मतलब आपका स्मार्ट एड्रेस होगा। ऐसा करने वाला इंदौर नगर निगम भारत का पहला है। और डिजिपिन में हम ये कर रहे हैं, भारत में बहुत सारे हम 4 मीटर बाय 4 मीटर के टेरिटरी बना रहे हैं, उनको एक यूनिक डिजिपिन दे रहे हैं। तो ये था हमारा जुलाई महीने का बेस्ट 300 एमसीक्यू सीरीज का भाग 1। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा हिंदी में भाग 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।